लास्ट कहाँ तक किया था हमने, प्लीज़ आप याद दिलाएंगे मुझे? महल कर रहे थे, मगर हम लोग महल में कहाँ तक पहुँचे थे? क्लासिफिकेशन मतलब मैंने आपको बता दिया था कौन सा प्रॉपर है कौन सा नहीं है। ये वाला टॉपिक आपका हो गया था और हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना था, वाइफ्स राइट एंड रेमेडीज और नॉन पेमेंट ऑफ डार। एक बार ही चेक करिए, बताइए यहीं से ही होना था ना? यहाँ पर थे हम लोग, क्योंकि हमने लास्ट शिया और सुन्नी का देख लिया था, प्रॉपर डार समझ लिया था, और उसके बाद डिटर्मिनेशन हो गया था, जो हमने डिटर्मिनेशन वाला पॉइंट किया था, और आई गेस हम यहीं पर थे। फिर भी अगर हम कहीं और, अगर आप, मैंने बता दिया था आपको कि जो डार होता है वो डेट की तरह ट्रीट किया जाता है, ये भी हुआ था हमारा। राइट ऑफ लियन समझा दिया था। स्टार्ट करते हैं। तो हमने बेसिकली थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, हमने क्या किया था। हमने महर स्टार्ट किया था, महर समझा था, जिसमें महर एक वाइफ का राइट था जो उसको डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे दिया जाता था। अब कैसे भी डिसॉल्व हो मैरिज, बाय डाइवोर्स हो या फिर बाय डेथ ऑफ द हस्बैंड हो, ये हमने एक तरीका पढ़ा था कि वाइफ को डावर दिया जाएगा। अब डावर भी दो तरीके का था, एक तो प्रॉपर डावर था जो मतलब एक फिक्स था कि जो शादी में ही फिक्स होगा। अब कितना अमाउंट किस में जाएगा वो भी हमने पढ़ लिया था कि कितना फिक्स करना पड़ेगा, और शादी के ही टाइम फिक्स होना चाहिए वो डावर, और कितना ऐसा होगा कि वो डिमांड पे नहीं मिल सकता। वो कब मिलेगा? जब आपकी शादी डिसॉल्व होगी। ये सारा हो गया था। और उसके बाद कि अगर मान लीजिए जो ऑन डिमांड पे करना पड़ता है डार, अगर वो हस्बैंड ने पे नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हमने ये भी देख लिया था। अब उस कॉन्सिक्वेंसेस को ही ये आगे बता रहे हैं कि वाइफ्स राइट एंड रेमेडीज ऑन नॉन पेमेंट ऑफ डार। तो हमने यहाँ तक स्टोरी वाइज समझ लिया था, बट इट इज़ कि वो रिफ्यूज़ कर सकती हैं कोहैबिट करने के लिए, डार को डेट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और राइट टू रिटेन हर डिसीज हस्बैंड प्रॉपर्टी, वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी भी रिटेन कर सकती हैं। ये पॉइंट्स थे कुछ उसमें। अब इसमें हमने रिफ्यूज़ल टू कोहैबिट में क्या होता है कि एक जो आपका मैरिज, इसमें सबसे पहले एसेंशियल ये होगा कि जो आपकी मैरिज है ना वो कॉन्ज्यूमेटेड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि आपको ऑन डिमांड डार पे नहीं किया गया, आपने डिमांड की, वाइफ ने डिमांड की और हस्बैंड ने नहीं पे किया, तो उसके पास दो सिचुएशन बनती है। पहला तो रिफ्यूज टू कोहैबिट, और दूसरा कि जिसमें वो अपना ये राइट जो है वो लॉस्ट कर देती है। अगर जब उसने डिमांड किया कि मुझे डाल चाहिए जो कि मेरा ऑन डिमांड पे होना चाहिए था या शादी के तुरंत बाद ही पे हो जाना चाहिए था, तो अगर वहाँ पे वो डिमांड करती है उस डार की पेमेंट की, और इन दैट केस हस्बैंड ने डिमांड के बाद भी डार पे नहीं किया, तो इसमें दो सिचुएशन अराइज होती हैं। एक तो कि अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेटेड नहीं है, अगर मैरिज पहले से कॉन्ज्यूमेटेड नहीं है तो उसके पास राइट है कि वो वहाँ पे मना कर देगी, रिफ्यूज टू कोहैबिट। ये तब अराइज होगा जब उसने डिमांड की, बट जो शादी है वो पहले से कंज्यूम नहीं है या कोहैबिटेशन नहीं हुआ है। अब मान लीजिए कि डिमांड हुई डावर की और हस्बैंड ने मना कर दिया, तो उसके पास था कि वो रिफ्यूज़ कर दे कोहैबिटेशन के लिए, लेकिन इसके बाद भी ना मैरिज जो है वो कॉन्ज्यूमेटेड थी, किसी भी वजह से कॉन्ज्यूमेशन हो गया, तो यहाँ पे ये राइट लॉस्ट हो जाता है। या तो एट फर्स्ट इंस्टेंस ही उस चीज़ को रोक दो, यानी अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेटेड होती है तो वाइफ अपना रिफ्यूज़ल टू कोहैबिटेशन का राइट खो देती हैं। या तो पहले से ही मैरिज कॉन्ज्यूमेटेड नहीं होनी चाहिए, पहले से ही मैरिज को कोहैबिट नहीं किया जाना चाहिए, कंज्यूम नहीं किया जाना चाहिए, तो ये राइट होता है। लेकिन अगर जो मैरिज है वो कॉन्ज्यूमेटेड होती है तो ये राइट नहीं होता। वर्ड्स क्या है? इफ द मैरिज हैज़ नॉट बीन कॉन्ज्यूमेटेड, नहीं है कॉन्ज्यूमेटेड मैरिज, तो वो ये एक्सरसाइज करेगी, रिफ्यूज़ कर देगी। बट इफ़ द मैरिज ऑलरेडी बिन कॉन्ज्यूमेटेड, तो फिर वो ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकती। ठीक है, एक बार कोहैबिटेशन के बाद में वो फर्दर कोहैबिटेशन को मना नहीं कर पाएंगी। अब जो आपका डार है वो डेट की तरह ट्रीट होगा। अगर इन सम केसेस आप अपना डेट पे नहीं करेंगे तो क्या क्या राइट होते हैं उसके पास कि उस पर इंटरेस्ट लगा ले,
कोर्ट चला जाए, तो डार को क्या कहा गया है कि वाइफ के पास वो एक सॉरी राइट ऐसा है कि उसको डेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब अगर आप पे नहीं करेंगे, अच्छा प्रीति ये टॉपिक के बाद बात करते हैं इस बारे में। तथागत, हाँ तथागत और प्रीति दोनों को आंसर करती हूँ इस टॉपिक को ख़त्म करके। तो अगर आप डेट पे नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, उसमें आप क्यों, आपको सू कर सकती है सामने वाली पार्टी, है ना। क्या हो सकता है कि अगर आप अपना डेट पे नहीं करते हैं तो सामने वाली पार्टी के पास राइट होता है कि वो आपको सू कर सके। दूसरा राइट क्या हो सकता है उनके पास, कि इंटरेस्ट लगा ले, तो वही है जो जो एक डेट के थ्रू राइट्स होते हैं वही वहाँ पे उनके पास मेहर को लेकर राइट होता है, ठीक है। और एडवाइजेबल ये है कि आंसर में आप मेहर वर्ड का यूज करें मेंस में। राइट टू रिटेन पोजेशन इन लिeu ऑफ अनपेड डार। अब एक बात बताइए, हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि अगर डार अभी तक अनपेड है तो जैसा कि हमने सोगा में पढ़ा था, क्या राइट्स होंगे उसके पास, राइट टू लियन होगा। अब वाइफ है, बहुत ऑब्वियस सी सिचुएशन होती है कि वाइफ के पास हस्बैंड की कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो पड़ी होगी। हो सकता है वो जिस घर में रह रही हैं वो उनके पोजेशन में हो, कोई और नहीं रहता हो उनके साथ उस घर में, तो प्रॉपर्टी किसकी है, हस्बैंड की है जो लैंड है, लेकिन उसके ऊपर पोजेशन किसका है, वाइफ का है। तो अब यहाँ पे वो अपना राइट टू लियन एक्सरसाइज कर सकती हैं कि वो नहीं छोड़ेंगी पोजेशन अपना, और जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी उसके लीगल एयर्स हैं जिनसे वो वसूल कर सकती हैं, पहले वो अपना डार, अपना मेहर वसूल करने का राइट रखती हैं। अगर उनके पोजेशन में हस्बैंड का घर भी है, वो कोई लैंड है जिस पे वो रहती थी, कोई शॉप है, कोई और प्रॉपर्टी है, कुछ कैश रखा है, या फिर कोई ज्वेलरी ऐसी है जो उनके पास रखी है जो उनकी है, वो तो अलग बात है, कोई गाड़ी है, कुछ भी है, हस्बैंड की कोई भी प्रॉपर्टी है, तो वो वहाँ पे पोजेशन ऑब्टेन करेंगी और पोजेशन नहीं छोड़ेंगी, है ना, उस चीज़ पे पोजेशन नहीं छोड़ेंगी। उसका क्या रीज़न है कि जब तक उनका डार पे नहीं किया जाएगा। लीन में क्या, राइट टू लियन में क्या होता था कि सामने वाले ने अगर प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं छोड़ा तो आपकी जो पेमेंट रुकी हुई है आप उसे वो पेमेंट कर दो, फिर वो वहाँ से पोजेशन रिलीज कर देता था, जो हमने सोगा में भी पढ़ा। सेम चीज़ यहाँ होगी कि जो चीज़ रुकी हुई है, जैसे अगर उन्होंने कोई पोजेशन ऑब्टेन कर रखा है, तो जब उनको पेमेंट मिल जाएगी, अब इन लॉज पे कर रहे हैं या उनके कोई लीगल एयर्स पे कर रहे हैं हस्बैंड के, तो जब उनको उनका मेहर मिल जाएगा तो वो उसका पोजेशन वापस देंगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो हमेशा के लिए रख लेंगी, जब तक उनका डार पे नहीं होगा सिर्फ तब तक रखेंगी वो, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि शादी चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है शादी, और उन्होंने डार के लिए डिमांड करी, तो यहाँ पे जब वो डार की डिमांड कर रही हैं तो वहाँ नहीं करेंगी कि कंटिन्यूएशन ऑफ मैरिज में वो रिटेंशन करने लग जाएं। वहाँ तो जो राइट दिए गए हैं कि वो कोहैबिटेशन के लिए मना कर सकती हैं अगर मैरिज ऑलरेडी कॉन्ज्यूमेटेड नहीं है तो, या एक दो जो राइट्स और हैं वही राइट्स एक्सरसाइज करेंगी और दूसरा नहीं करेंगी। तो ड्यूरिंग मैरिज रिटेंशन का सवाल नहीं आता है, ठीक है, ड्यूरिंग मैरिज रिटेंशन का सवाल नहीं उठता है। अब एक्चुअल पोजेशन होना चाहिए। अभी जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर वाइफ के पोजेशन की बात की है हमने, तो एक ऐसा होना चाहिए कि वो वाइफ के पोजेशन में होनी चाहिए ज़बरदस्ती। अब मान लो कि घर था, उसमें पूरा इन लॉज की फैमिली रहती है और वाइफ भी वहीं पे रहती थी, किसी एक फ्लोर में या किसी एक रूम में रहते थे वो लोग, और प्रॉपर जो घर है वो इन लॉज के पास है। तो यहाँ पे अब वो फोर्सफुल उस घर का पोजेशन थोड़ी ले लेंगी कि वो फोर्स करेंगी कि नहीं भाई मेरा डार पे नहीं है अब इसका पोजेशन मुझे, तो वो ऑब्टेन नहीं करेंगी पोजेशन, उनके एक्चुअल पोजेशन में होना चाहिए था। हाँ बस वो रिटेन कर लेंगी, समझ रहे हैं आप। मान लीजिए हस्बैंड की कोई गाड़ी थी या ज्वेलरी थी या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी थी जिससे वो अपना डार वसूल कर सकती हैं, तो वो उसको जाकर फोर्सफुली या फ्रॉड से जाके पोजेशन ले नहीं लेंगी ज़बरदस्ती। अगर उनके पास एक्चुअल पोजेशन है उसका, तभी वो ये राइट एक्सरसाइज कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं। इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूरी है कि उनके पास एक्चुअल पोजेशन होना चाहिए उस चीज़ का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जा रही हैं किसी से फोर्सफुली वो पोजेशन ले रही हैं, या फिर हस्बैंड की डेथ के बाद एक्वायर कर रही हैं। वो हस्बैंड की डेथ हो गई मान लीजिए, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो कहीं पे जाती हैं, उनकी किसी शॉप पे जाती हैं या उनकी गाड़ियों के पास, उनकी ज्वेलरी के पास, बैंक में जाती हैं, लॉकर से उनकी ज्वेलरी, बाद में वो पोजेशन नहीं एक्वायर करेंगी।
डेथ के समय जो भी हस्बैंड की चीज़ें वाइफ के पास हैं वही एक्चुअल पोजेशन में मानी जाती हैं बस। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है? फिर अगले पॉइंट पे आते हैं और आपकी बात भी सुनते हैं। आप 2 मिनट रुकिए। अब पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ तक क्लियर है महर में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस एक लाइन बची है और ये क्लासिफिकेशन बचा है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? ओके प्रीति तथागत, ओके अदिति। देखिए पहला तो ये पॉइंट है कि टेस्ट में टाइम की बात, तो आप लोग मुझे ईमानदारी से बताइए, क्योंकि अभी अभी आज ये डिसाइड हुआ था कि अगर मुस्लिम लॉ टफ था और हमने जितना हो सका है टॉपिक कवर हुए हैं, आगे भी होगा और अभी काफ़ी बच रहा है। क्या आपको कोई डाउट क्लास चाहिए प्रीवियस टॉपिक की? पहला आप लोग मुझे सब अपना अपना ओपिनियन दीजिए, क्योंकि सर वाज आस्किंग कि अगर आपको मुस्लिम लॉ के जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उसमें डाउट सेशन की ज़रूरत है बिफोर टेस्ट, तो यू कैन आस्क फॉर इट। आधे घंटे का, 1 घंटे का। डज एनीबडी वांट अ डाउट सेशन बिफोर अ टेस्ट? क्योंकि टेस्ट आपको सब्जेक्टिव भी देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव भी देना पड़ेगा। और जो ऑफलाइन बच्चे आज नहीं आए हैं उनके लिए ये है कि उनको यहाँ ऑफलाइन ही देना पड़ेगा। डाउट सेशन चाहिए प्रीति, अदिति, तथागत? एक बात ये बताइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होगा। ऑल राइट प्रीति, ठीक है। क्लियर है ना आप लोग? हम लोगों ने काफ़ी रुक के किया था और आपके पास लेक्चर्स भी पढ़े होंगे, आप उसको देख सकते हैं। कुछ होगा, अगर कुछ भी है तो क्लास में हाँ मुझे भी लग रहा था। हाँ चलिए ठीक है, डाउट सेशन वाली बात ख़त्म होती है। चलिए अब दूसरा सवाल ये है कि आपको टाइम कितना चाहिए टेस्ट के लिए, क्योंकि इसके बाद हिंदू लॉ शुरू हो जाएगा और ये आपके दिमाग से, देखो ये एक पर्सनल लॉ में ऐसी होता है या बाकी सभी लॉ में जो लॉ चल रहा है ना उस टाइम पे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर आगे। ठीक है, तो अभी ये जो राइट थे, तो अब यहाँ पे एक ये है कि मान लीजिए उसके पोजेशन में एक शॉप ही थी। तो अब हम अपनी विडो पे वापस आ जाते हैं महर के लिए। तो एक तो वो लियन एक्सरसाइज कर सकती थी, जो सारी स्टोरी थी वो तो वहाँ तक छोड़िए। अब दूसरी बात ये है, मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई शॉप है जो कि उस विडो के पोजेशन में थी। ठीक है, अब वहाँ पे सिर्फ उसने अपने जो पोजेशन में रख रखा है, तो कब तक के लिए रख रखा है? जब तक उसका डाल सेटिस्फाई नहीं हो जाता है ना। दुकान लेते हैं या कोई फर्म लेते हैं, एक फर्म है मान लीजिए, तो वो फर्म उन्होंने उस पर पोजेशन अपना ही रखा, क्योंकि हस्बैंड के टाइम से ही वो उन्हीं के ही पोजेशन में थी। तो अब इसमें ये नहीं है कि हस्बैंड की डेथ के बाद वो अक्वायर करेंगी किसी चीज़ के ऊपर अपना पोजेशन। जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई वो फर्म उन्हीं के ही पोजेशन में थी। अब जब वो फर्म उनके पोजेशन में थी तो क्या हुआ कि हस्बैंड की डेथ हो गई और महर उनका सेटिस्फाई नहीं था। महर का अमाउंट मान लीजिए 50 लाख था। ठीक है, अब ऐसे में क्या हुआ? हाँ हाँ तथागत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नहीं। ये ऑफलाइन है ही नहीं टेस्ट, टेस्ट तो ऑनलाइन ही है। ऑफलाइन उनके लिए है जो आना चाहते हैं, इसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग मत करिए अपने दिमाग में। टेस्ट ऑनलाइन ही है, जो आपका टेस्ट होगा वो ऑनलाइन में ही है। ऑफलाइन की बात सिर्फ उन लोगों के लिए हुई है जो आना चाहते हैं या जो बच्चे ऑलरेडी आ रहे हैं ऑफलाइन में। ठीक है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, टेस्ट जो होगा ऑनलाइन ही होगा। बैक टू द पॉइंट। तो वो जो विडो थी वो फर्म हस्बैंड के टाइम से ही उनके पोजेशन में थी। अब जब उनके पोजेशन में वो फर्म थी और हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वहाँ पे वो रिटेन कर सकती हैं उस चीज़ को जो हमने प्रीवियस पॉइंट पढ़े हैं, अगर उनका डाल उनको नहीं मिला है। अब ऐसा हुआ कि वो एक रनिंग फर्म है, उससे प्रॉफिट होता रहता है, बिजनेस चल रहा है। अब उनका 50 लाख डाल था। ठीक है, उनका 50 लाख डाल था, तो वो 50 लाख जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा, ऑफ कोर्स वो उसको रिटेन रख सकती हैं पोजेशन, लेकिन वो अकाउंट देंगी, वो अकाउंटेबल हैं वहाँ पे बताने के लिए कि कितना प्रॉफिट हो रहा था, कितना लॉस हो रहा था, कितनी अर्निंग हो रही थी। ये नहीं है कि अगर उन्होंने उस पर पोजेशन कर रखा है और उन्हें अपना महल सेटिस्फाई करना है तो वो बस पोजेशन रख सकती हैं, कोई उनसे कुछ नहीं पूछेगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा। उनसे पूछा जाएगा, वो आंसरेबल हैं, बताएंगी वो कि उनके पोजेशन में अगर 6 महीना फर्म रही है तो फर्म ने 6 महीने में कितना अर्न करा,
कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था, उन्होंने अपना कितना महर रखा, और बचा हुआ जो हिस्सा है जब उनका महर सेटिस्फाई हो गया उसके अलावा अगर कुछ बचता है जो फर्म ने अर्न किया है तो उन्हें वो जवाब देना पड़ेगा और वो अमाउंट भी वापस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है रिटेन कर लिया तो बस रिटेन रहने दिया। आपको मान लीजिए उन्होंने 8 मंथ्स अपने पास रखा वो, तो उनको बताना पड़ेगा इन 8 मंथ्स में जो एक्चुअल अर्निंग थी फर्म की वो कितनी थी, कितना फ़ायदा हुआ, कितनी अर्निंग हुई, कितना लॉस हुआ, क्या था, पूरा अकाउंट उनको देना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने अपना महर कितना रखा और महर के बाद कितना बचा, और फिर वो चीज़ उनको लीगल एयर्स को हैंड ओवर करनी पड़ेगी। परमानेंट नहीं होता ये पोजेशन जो डावर की वजह से है। अगर वही उसकी लीगल एयर है तो फिर बात अलग है, फिर तो वो कहीं और से लेंगी पोजेशन। बताइए क्लियर? फिर ये डिफरेंस पढ़ते हैं। क्लियर हैं आप लोग यहाँ तक? अब आते हैं सुन्नी लॉ पे और शिया लॉ पे। कई बार ना ये डिफ्रेंसिएशन पूछ लेता है एग्जाम में, सुन्नी लॉ और शिया लॉ की महर के केस में। तो एक तो क्या होता है सुन्नी लॉ में जो मिनिमम लिमिट होती है वो 10 दिरहम होती है। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन बनता है प्री का। अब इसमें ये अब आप चाहे इसको डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ लो या प्री के लिए अपने आप को तैयार कर लो, ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि जो मिनिमम लिमिट है वो 10 दिरहम है। किसमें? सुन्नी लॉ में। अब आपसे क्या पूछेगा, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ डार इन सुन्नी लॉ, तो दैट इज 10 दिरहम। अब दिरहम क्या होता है, ये ना एक नापने की, अब जैसे सोना वगैरह तोला में होता है, अब 1 रुपया 2 रुपया अब करेंसी है तो उस टाइम पे दिरहम चला करते थे। ठीक है, ये प्रिस्क्राइब थी स्पेसिफाइड डार की, सुन्नी लॉ की बात हो रही है। लेकिन शिया ना कोई मिनिमम लिमिट नहीं रखता शिया लॉ में। अब अगर ये अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो सेम क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ डार इन शिया लॉ, तो देयर इज नो मिनिमम लिमिट। मिनिमम लिमिट जो डार की है या महर की है वो सिर्फ किस में है, वो सिर्फ सुन्नी लॉ में है। शिया लॉ कोई भी मिनिमम लिमिट की बात नहीं करता है, और ये आपके प्री के क्वेश्चंस हैं। अब अगर मिनिमम लिमिट पे क्वेश्चन आता है, सुन्नी लॉ में 10 दिरहम है और शिया लॉ ऐसी कोई लिमिट नहीं करता है। हाँ, दिरहम। अब सेकंड क्या है, देयर इज नो लिमिट टू प्रॉपर डार, है ना। अब क्या है कि जो प्रॉपर डार है, ये जो मिनिमम लिमिट थी ये कौन सी थी, स्पेसिफाइड डार, सब आपको बता चुकी हूँ। स्पेसिफाइड कौन सी होती है, जो मैरिज के टाइम पे फिक्स की जाती है, उसका एक पार्ट जो प्रॉपर डार बनाया जाता है वो होता है, उसके लिए यहाँ पे कोई लिमिट प्रोवाइड नहीं है। तो ये भी आपको प्री के लिए अपना माइंड क्लियर रखना है कि मिनिमम लिमिट भी स्पेसिफाइड डार में दी गई है, प्रॉपर डार में नहीं दी गई है। ठीक है, अब सुन्नी लॉ क्या कहता है कि कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। देखो शिया लॉ जो है मिनिमम लिमिट नहीं मानता और सुन्नी लॉ मैक्सिमम लिमिट नहीं मानता। ठीक है, स्पेसिफाइड डार के केस में तो ये लोग क्या नहीं मान रहे हैं, मिनिमम लिमिट नहीं मान रहे हैं, और सुन्नी लॉ मैक्सिमम लिमिट नहीं मान रहा है कि कितना भी दे दो। लेकिन सुन्नी लॉ के केस में आपको एमसीक्यू में ही एक लाइन एडिशन में मिलेगी कि सुन्नी लॉ कोई मैक्सिमम लिमिट मानता तो नहीं है, लेकिन प्रोहिबिटेड या फिर बुरा समझा जाता है एक हद से ज़्यादा डार फिक्स करने को। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे प्रॉपर डार के लिए कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सेम में शिया लॉ में प्रॉपर डार जो है वो 500 दिरहम से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आप डिफरेंस देख रहे हैं कि सुन्नी लॉ में तो प्रॉपर डार की लिमिट ही नहीं है ना, और शिया लॉ क्या कह रहा है कि 500 दिरहम से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो दोनों का डिफरेंस एक ये हो गया। अब यहाँ पे एक क्या पॉइंट है, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पेसिफाइड डार सुन्नी लॉ के केस में, और शिया लॉ क्या कहता है कि जो फिक्स करते हैं जब डार 500 दिरहम से ज़्यादा जाएगा तो बहुत बुरा माना जाता है। इलीगल नहीं माना जाता ऑल्दो, लेकिन बहुत बुरा माना जाता है। तो दोबारा सुन्नी लॉ में मिनिमम लिमिट 10 दिरहम, शिया लॉ में कोई ऐसी लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। सुन्नी लॉ के अंदर जो प्रॉपर डार है उसकी कोई लिमिट नहीं है, और शिया लॉ कहता है 500 दिरहम से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये एडवाइजेबल है, यहाँ पे बाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट में कि जो मैक्सिमम लिमिट है स्पेसिफाइड डार की वो सुन्नी लॉ में है ही नहीं।
लेकिन अब ये इसमें कह रहा है कि पहले तो इसने यहाँ कह दिया कि 500 दिरहम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर 500 दिरहम से ज़्यादा होगा तो इलीगल तो नहीं होगा, लेकिन बहुत 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 बुरा माना जाता है इस्लामिक लॉ से। अब बुरा भी क्यों माना जाता है? ये कहा जाता था कि एक ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन सामने वाले पर नहीं देना चाहिए। यहाँ पे हस्बैंड की बात हो रही है, तो इसलिए इतना एक्सीडिंग अमाउंट को मना किया जाता था कि डार एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है, इसको किसी के ऊपर बोझ मत बनाओ। वो हस्बैंड वाइफ को आउट ऑफ रिस्पेक्ट जाके डाल दे रहा है। ऐसा नहीं हो जाए कि डार का अमाउंट ही इतना पे हो जाए कि वो जो रिस्पेक्ट दी जा रही है वो उसके लिए बर्डन बन जाए, बस इसलिए मना किया जाता था। एक हद में रखो। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट ओनली अ रीजनेबल पार्ट ऑफ डावर इज प्रिज्यूम्ड टू बी प्रॉम्प्ट। अब हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट होना चाहिए, पहले से फिक्स होना चाहिए, फिक्स नहीं होता तो क्या होता? कस्टमरी डावर आ रहा था। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था कि फिक्सेशन ऑफ डावर बहुत ज़रूरी है, और फिक्सेशन डावर अगर नहीं होता है तो जो उसका अग्रीमेंट होता है, यानी कस्टमरी डावर रख दिए जाते हैं, फिर उसमें भी 2 पार्ट्स में डाल जाना चाहिए था, अगर वो सब नहीं होता है तो उसमें कोई भी एक रीजनेबल पार्ट मान लिया जाएगा कि चलो 50-50 कर लेते हैं, आधा प्रॉम्प्ट है, आधा ऑन डिमांड पे करना है, तो वो सारी चीज़ें रीजनेबली डिसाइड की जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर अग्रीमेंट आपने पहले नहीं करा है ना, तो पूरा का पूरा जो डावर है वो प्रॉम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा डावर जो है वो प्रॉम्प्ट डावर माना जाएगा। बताइए ये क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हैं आप लोग? डाइवोर्स पर आए, 5 मिनट लीजिए, डावर का पूरा अच्छे से देखिए, सोचिए उसको। इस पे आने से पहले भी कुछ सवाल हैं। अब हमने क्या पढ़ा आपके उसके लिए समझते हैं। हमने महर पढ़ा, शादी में महर दिया जाता है, और इसके ऊपर 2 डिफरेंट ओपिनियन है। क्या ये कंसिडरेशन है, क्या ये सेल के प्राइस जैसा है कि जो लड़की को खरीदने के लिए दिया जाता है, क्या ये सेल प्राइस है? हमने सारे ओपिनियन पढ़े। हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा कि महर दिया क्यों जाता है। इट इज़ अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट जो हस्बैंड देता है उसको। क्यों स्टार्ट किया गया था? क्योंकि जब पुराने ज़माने में शादियां होती तो बेसिकली रीज़न क्या होता था कि एक सेक्सुअल रिलेशनशिप को लीगल करना, फिर वो शादी करके इवन बच्चे होने के बाद भी उनको ऐसे ही छोड़ देते थे, और उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि उनको वाइफ को छोड़ने से पहले 2 मिनट भी सोचना पड़े। तो महर रखा गया इसलिए कि वो शादी तोड़ने से पहले या बीवी को छोड़ने से पहले 10 बार सोचें कि उन्हें ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। और उसके अलावा ये भी सोचा गया कि जब वो उसे छोड़ेंगे तो कम से कम उसके हाथ में कुछ होगा, तो एक डेफर डाल जो हमने पढ़ा था, कम से कम वो तो दिया जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे, या हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ को अगर उसने इनहेरिटेंस में भी मतलब नहीं दिया कुछ, तो कम से कम डेफर डाल के नाम पे तो उसके हाथ कुछ लगेगा। तो ये सारी चीज़ जा रही है वाइफ के पक्ष में। अब एक चीज़ बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको ध्यान में रखनी है, और ये आंसर राइटिंग के लिए भी है। देखिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन योर ओपिनियन dar is consideration of a marriage, the amount it should be treated like an amount in a sale contract, or it is something else, it just considerable amount, a mark of respect। तो इसमें A और B 2 लोग हैं, दोनों का ओपिनियन अलग हो सकता है। हो सकता है A को लगे कि ये कंसिडरेशन वही कॉन्ट्रैक्ट वाली कंसिडरेशन है, ऑन दी अदर हैंड हो सकता है B को लगे ये मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है उसकी ओरिजिन पे जाने की वजह से, उसका नेचर इतना अच्छे से पढ़ने की वजह से। तो यहाँ पे क्या ये सवाल होगा आपके आंसर चेक करते में, क्या A सही कह रहा है या B सही कह रहा है? ऐसा कभी नहीं होता। जब उन्होंने क्वेश्चन बनाया है ना, तो दोनों बातों का अपना अपना वेटेज है। ये कंसिडरेशन क्यों समझा जाता है उसकी रीजनिंग अलग है, उसके व्यूज़ अलग हैं। जूरिस्ट ऐसे हैं जो इसको कंसिडरेशन समझते हैं, और जो इसको कंसिडरेशन ना समझा जाने के भी लोगों के पास अपने व्यूज़ हैं, अपने ओपिनियंस है, अपनी सोच है। तो सही या गलत नहीं है, आपको क्या लगता है, आपको जो लगता है ना, तो आप अपने पक्ष में इतनी अच्छी रीजनिंग लिख कर आओ आंसर में कि वो सामने वाले को लगे कि हाँ आप अपना पॉइंट प्रूव करे हो। ये मैथमेटिक्स नहीं है, 2 + 2 4 ही नहीं होगा।
महर है, महर कंसिडरेशन आपको लग सकता है, मुझे नहीं लग सकता, हो सकता है मुझे कंसिडरेशन लगे, आपको नहीं लगे, ये हमारे ओपिनियंस अलग अलग हैं। लेकिन हमारा ओपिनियन जो है उसके बारे में जो हम लिख कर आएंगे, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, वो इस बात से डिसाइड नहीं होगा कि आपने उसे कंसिडरेशन बताया या नहीं बताया है। वो इस बात से डिसाइड होंगे आपके मार्क्स कि आपने उसको जो भी बताया है, आपको अगर जो लगता है आपने अपनी बात को साबित करने के लिए रीजनिंग कितनी अच्छी दी है। जो इंसान इसको कंसिडरेशन बता रहा है उसके पास कितनी अच्छी रीजनिंग है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, और जो इंसान इस बात को कंसिडरेशन नहीं बता रहा है उसके पास कितनी अच्छी रीजनिंग है अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे। बात ये कभी होगी ही नहीं कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, आप बताइए लायबल है या नहीं है। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो लायबल है, मुझे नहीं लग रहा हो लायबल है, हाँ और ना के नंबर नहीं मिलता है वहाँ पे। आपको जो भी लग रहा है, आपका ओपिनियन गलत भी हो, अगर आपकी रीजनिंग इतनी सॉलिड है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब बताइए, डार बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब वो अगर पूछेगा कि कंसिडरेशन है एक कॉन्ट्रैक्ट में दिए जाने वाले पैसे, खरीदे जा औरत को खरीदे जाने वाला अमाउंट है, या फिर जस्ट मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है, तो जिस भी साइड आपका आंसर होगा आप अच्छे से रीजनिंग दे आएंगे। इतना अच्छा पढ़ लिया है आपने? क्लियर है आप यहाँ तक? जस्ट लेट मी नो, जल्दी से बताइए, फिर हमें डाइवोर्स पे पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री मेंस सब में, महर भी बहुत है, मेंस में भी बहुत आता है, और बस वही है कि आपसे रीजनिंग ही पूछेगा। चलो जनरल क्वेश्चन, अब मुझे ये बताओ कि तलाक स्टार्ट करते हैं, मेंस के क्वेश्चन देखते हो कभी? आदत डालो देखने की। अब डाइवोर्स पे हम आते हैं। डाइवोर्स पे जो आपके मेंस में क्वेश्चन आते हैं ना, बेसिकली उसका क्या होगा, एक तो हम कोई भी पर्सनल लॉ पढ़ रहे हैं, अगर आप मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो शादी और तलाक दो ऐसे टॉपिक हैं कि वो उसी लॉ से रिलेटेड नहीं रह जाता टॉपिक, वो आपसे उसको बाकी जो पर्सनल लॉ है उससे कंपैरेटिव भी जानना चाहेगा, आपकी नॉलेज। सेम चीज़ शादी में होती है। शादी में हमने कर लिया था हिंदू मैरिज के हिसाब से, देखा था कि वो क्या है, क्या रिचुअल्स हैं, क्या नहीं है, उसको मुस्लिम मैरिज से कंपेयर किया था। सेम थिंग गोज़ फॉर तलाक। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो डाइवोर्स है इसका आपसे इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, आपके व्यूज़ सब कुछ पूछता है मेंस में। यहाँ पे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर देखता है, वहाँ उसको नहीं पता होगा। बीइंग अ लॉ पर्सन आपका ये होना चाहिए कि कोई भी पर्सनल लॉ हो और हमारा धर्म कोई भी हो, हमारी नॉलेज इतनी अच्छी होनी चाहिए उस पर्सनल लॉ में कि सामने वाले में जो बेसिकली लॉ का पर्सन नहीं है और हम में फ़र्क हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग में, हमारी नॉलेज में फ़र्क हो। अगर जो सामने खड़ा है वो हिंदू लॉ से गवर्न होता है तो हमको उससे बेटर हिंदू लॉ पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर लीगल पर्सन्स। और अगर सामने वाला मुस्लिम लॉ से गवर्न होता है तो हमको उससे बेटर मुस्लिम लॉ पता होना चाहिए। हमें एक एक चीज़ की ओरिजिन पता होनी चाहिए, उसके पीछे का कारण पता होना चाहिए, उसका एक्चुअल लॉ और उसकी लोगों की इंटरप्रिटेशन सब कुछ पता होनी चाहिए। और जब डाइवोर्स में आपके क्वेश्चन आते हैं तो डाइवोर्स में हिंदू लॉ में भी मुस्लिम लॉ में भी आपका पीछे से शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना, पूछते हैं कैसे ओरिजिन हुआ, किस धर्म में कैसे आया, लाने की वजह क्या थी या ना लाने की वजह क्या थी, जिन धर्म में पहले से डाइवोर्स नहीं था तो उसका कारण क्या था, अगर किसी धर्म में पहले से डाइवोर्स था तो उसका कारण क्या था। ठीक है। अब तलाक एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में बुरी समझी जाती है और प्रोहिबिट की गई है। अब बाकी धर्मों का देखते हैं। देखो कभी भी ना किसी भी धर्म में, स्पेशली हिंदू लॉ से स्टार्ट करते हैं ये चीज़ पढ़नी। हिंदू लॉ में शादी को माना जाता है एक इर्रिवोकेबल बॉन्ड। हिंदू लॉ के हिसाब से शादी ऐसी है कि एक बार अगर शादी हो गई है तो वो 7 जन्मों के लिए मानी जाती है, और उसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि शादी तोड़ी जाए। इसीलिए हिंदू लॉ के धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा कि तलाक कैसे होनी चाहिए, डाइवोर्स कैसे होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, क्या सही फॉर्म है, क्या गलत फॉर्म है। हिंदू लॉ ने कभी डाइवोर्स या तलाक शब्द का यूज़ किया ही नहीं। कोई हिंदी का शब्द है ही नहीं तलाक के लिए। डाइवोर्स इंग्लिश है, तलाक उर्दू है, हिंदी में तो कोई शब्द ही नहीं है। और यहाँ शब्द ना होने की वजह क्या है? क्योंकि हिंदू लॉ में जगह ही नहीं थी कभी।
उनके हिसाब से शुरू से अगर शादी होती थी तो शादी टूटती कब थी, जब हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाती थी। और जब आप शादी कर रहे हैं तो आप इतना होशो हवास में शादी करेंगे कि आपने अब वो निभानी है, अब वो टूटेगी नहीं। आपको कोई वर्ड भी नहीं मिलेगा तलाक का। तलाक इज़ अ उर्दू वर्ड एंड डिवोर्स इज़ अ इंग्लिश वर्ड, हिंदी टर्म ही नहीं है, कोई टर्मिनोलॉजी बनी नहीं है उसके लिए। तो अब जब इसमें उन्होंने इसको एक अनब्रेकेबल चीज़ रखा था शादी को, तो वो अब आजकल के दौर में आकर लोगों को लगा कि भाई शादी टूटती है, नहीं रहा जा रहा है, तो वहाँ डाइवोर्स की ज़रूरत है। तो बाय लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है हिंदू लॉ में तलाक। धर्म में कभी भी तलाक नहीं था, तलाक की बात नहीं थी। अब पता है क्या हुआ था, धर्म कोई भी गलत नहीं होता, कभी नहीं होता, धर्म को मानने वाले उस चीज़ का नाश कर देते हैं। सती प्रथा थी, सती प्रथा में कभी हिंदू धर्म में थोड़ी कहा गया था कि वाइफ को जल जाना चाहिए हस्बैंड के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं था। सती प्रथा का बेसिकली रोल क्या था कि जब हिंदू लॉ शादी टूटने की बात ही नहीं करता है, हिंदू लॉ में वो गवर्न ही नहीं करता ऐसी कोई चीज़ कि एक बार अगर सप्तपदी है, अगर एक बारी 7 फेरे लिए गए हैं तो उसके बाद वो मैरिटल टाई टूट भी सकती है किसी तरह। क्योंकि जो पुराने टाइम से चला आ रहा था, शादी होती थी तो बल्कि 7 जन्म का कॉन्सेप्ट है ना, तो अगर आपने इस जन्म में शादी कर ली है तो ये माना जाता है कि दूसरा जन्म आपका किसी भी रूप में होगा लेकिन एक बॉन्ड में ही होगा। ये रीज़न होता था जो रिचुअल्स परफॉर्म होते थे शादी में। अब क्या हुआ, और जो लोग थे ना वो निभाने की उतनी इच्छा रखते थे कि वो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिवोटी थे, वो लोग भी ना तो कभी ऐसा कुछ चाहते थे कि शादी तोड़ने का कोई रास्ता हो, कुछ हो, तो ये चीज़ कभी उन्होंने चाही भी नहीं थी। अब जब डिवोर्स जैसा तो सवाल ही नहीं उठता, अब क्या हुआ, हस्बैंड की डेथ हो गई। अब वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिवोटी है, उनके हिसाब से तो ये चीज़ तो टूटनी ही नहीं चाहिए थी। दे प्रेफर कि मतलब बोथ द पार्टीज, हस्बैंड प्रेफर करता था कि पहले मेरी डेथ हो जाए वाइफ से पहले, मुझे इनको जाते ना देखना पड़े, एंड वाइस वर्सा वाइफ प्रेफर ये करती थी। तो शुरू में क्या हुआ कि जब हस्बैंड की डेथ हुई तो नहीं हुआ कि इस चीज़ को हो, और जो बहुत एंशंट जो ट्रू स्टोरी है ना वो यही कहती है कि वाइफ अपनी कंसेंट से कि मैं इसके बिना यहाँ कंटिन्यू नहीं करूँगी, ये शादी 7 जन्म की थी, अब जो अगले जन्म होंगे वो भी साथ में अगला पेयर में होगा, ठीक है, जो बहुत ओरिजिनल ग्रंथों से साबित है बात। तो उन्होंने अपना कंसेंचुअली अपना वॉलंटरी जाके अपने आप को मतलब सती कर दिया था, ठीक। और वहाँ पे किसी की जोर ज़बरदस्ती नहीं थी। फिर क्या हुआ, उसको देखकर ये चीज़ आगे बढ़ी, लोगों को लगा इसको तो कस्टम बना दो, लोगों ने किया, फिर वो चीज़ फोर्स में आने लगी कि नहीं तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई है अब तो तुम्हें जला देना चाहिए। जो बहुत पुराने पे और ऑथेंटिक पे जाओगे ना बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद तो ये देखोगे कि जो पहला ऐसा केस था ना उसमें फोर्स नहीं था, उसमें इच्छा थी कि ये शादी का बॉन्ड नहीं ब्रेक हो सकता। तो उस टाइम पे लोगों में उतना डिवोशन होता था। बाद में अगर इस प्रथा को गंदा किया, इसको प्रथा बनाया, वो लोगों ने बनाया। हिंदू धर्म कभी ऐसी कोई बात नहीं करता, धर्म कोई भी है, सुसाइड के तो सब अगेंस्ट है, आत्महत्या तो किसी धर्म ने नहीं प्रमोट की है ना, तो ये भी नहीं थी। तो यहाँ पे क्या था, लोगों ने इस चीज़ को कस्टम बनाया। फिर क्या हुआ, फिर वो जो सती के साथ हुआ था सब के भाई उसके पीछे इनको सती कर दो, और बहुत सारी औरतों के साथ हुआ, वो कस्टम की वजह से हुआ, वो धर्म की वजह से नहीं हुआ। धर्म नहीं कहता था, वो कस्टम कहता था। फर्क होता है धर्म में और कस्टम में। अब शादी फिर ये चीज़ हुई और इसके लिए एक्ट्स आ गए रोकने के लिए। अब एक्ट भी क्यों आ सकते थे, क्योंकि वो चीज़ धर्म नहीं बिगाड़ रहे हो आप, अपना धर्म नहीं कह रहा है ऐसी बात, धर्म उस चीज़ को 7 जन्मों का बॉन्ड ज़रूर मानता है, और अगर आगे भी आप जन्म लोगे तो पेयर में लोगे, ये बात है। तो यहाँ पे ये है कि जो बुरा था वो कस्टम था, धर्म बुरा नहीं था, धर्म में कभी बुराई रही नहीं। हम लोगों ने क्या शुरू किया, एंशिएंट टाइम से कोई चीज़ एक बार हो गई उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करनी शुरू कर दी, उसको गलत तरह मानना शुरू कर दिया, और वो इतना माना गया, इतना माना गया कि वो धर्म से ज़्यादा धर्म लगने लगा, ठीक है। हिंदू टेक्स्ट पढ़ेंगे आप, आपको कभी नहीं दिखेगा कि कहीं पे भी सुसाइड प्रमोट हो रही है, कहीं कहा जा रहा है उनको तो मर जाना चाहिए, कहीं भी ऐसा नहीं है। तो वो एक कस्टम था और ख़त्म हो गया। और ये टॉपिक यहाँ डिवोर्स की वजह से रेलेवेंट था। तो जिस धर्म में कभी मतलब शादी को तोड़ने की बात की ही नहीं गई, प्रमोट किया ही नहीं गया है, तो वहाँ औरत के जिंदा जलने का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, बाकी धर्म थे, बाकी धर्मों में भी किसी में
1 सेंचुरी पहले अभी डाइवोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है और किसी में अभी बहुत नियरली हुआ है, सबका अलग अलग है। और हिंदू लॉ में आपका जो डिसोल्यूशन ऑफ हिंदू मैरिज आया है उससे इंट्रोड्यूस हुआ है, कभी शादी तोड़ने का कुछ नहीं था। बट तलाक जो है वो इस्लामिक टर्म है, इस्लामिक लॉ में शुरू से तलाक की जगह रही है। प्री इस्लामिक एरा में आ जाते हैं। प्री इस्लामिक एरा में क्या होता था, लोग ज़रूरी ही नहीं समझते थे कि तलाक जैसा कुछ हो। किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे, बच्चे भी हो गए, एक से उठ के दूसरे पे चले जाते थे और कोई बॉन्डेज नहीं थी, है ना। वहाँ पे उनको क्या लगता था कि अगर ये एक वुमेन है, यहाँ पे इसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बेसिकली बहुत कॉमन होते थे और उसके बाद वहाँ पे बच्चे भी हो जाते थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे इस औरत को छोड़ना इतना आसान था कि कोई प्रोसीजर ही नहीं था। अब ये आदमी अगर इनके साथ हैं और इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हैं, बच्चे भी हैं, उसके बाद भी इस इंसान के ऊपर किसी भी तरह की ऑब्लिगेशन है ही नहीं। ये जब चाहे मुंह उठा के इसको और इन बच्चों को छोड़कर जा सकता है, ना तो ये किसी बात के लिए अकाउंटेबल है और ना ही इसे किसी बात का जवाब देना है। तो ये प्री इस्लामिक एरा में इतना ज़्यादा हुआ। हाँ जी यतेंद्र, ठीक है। तो जब ये सब इतना बढ़ता देखा तो फिर जब इस्लामिक लॉ इंट्रोड्यूस हुआ, उसके टेक्स्ट आए, सारे हुआ, तो वहाँ पे ये कहा गया है कि भाई इस इंसान के ऊपर थोड़ी तो ऑब्लिगेशन लगाओ ना, कि अगर ये इस वुमेन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, इसके साथ इसके बच्चे हैं, तो कम से कम इसको छोड़ के जाना तो इसके लिए इतना आसान ना हो। देखो डाइवोर्स जो टर्म थी इंट्रोड्यूस करने का, उसको बनाने का, उसको एक रिलीजियस वे में लाने का इंटेंशन अच्छी थी कि इस इंसान को थोड़ा बहुत वो होना चाहिए कि मुंह उठा के ऐसे नहीं चल दे, एक प्रॉपर प्रोसीजर हो, इस पे उस डाइवोर्स से कुछ बाउंडेज हो, एक प्रोसीजर बनाओ, एक तरीका बनाओ, तरीके से छोड़े और कुछ देकर ही छोड़े। अब अगर ऐसे कर भी रहा है तो उसलिए ये आया, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म में आया था। जो जो इस्लामिक टेक्स्ट बात करते हैं वो सुन्नत तलाक की बात करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जो 2 तरह की हैं और जिसमें सब में 3-3 महीने की मोहलत है। ऐसा नहीं है कि जस्ट यहाँ इनको खड़ा किया, इनको 3 बार तलाक बोला और इनको छोड़ दिया खाली हाथ इन बच्चों के साथ। ये इस्लामिक टेक्स्ट नहीं है। वही बात है कि ये वही कस्टम है। अभी हम नाम भी पढ़ेंगे किन्होंने बनाया था ये कस्टम ट्रिपल तलाक का, को वो चीज़ इस्लामिक टेक्स्ट में नहीं लिखी है, लेकिन वो इतनी यूज़ हो रही है, इतनी यूज़ हो रही है कि वो धर्म से ज़्यादा धर्म लगने लगी है। ठीक है, कई बार कोई चीज़ इतनी प्रैक्टिस में आ जाती है ना, इतनी प्रैक्टिस में आ जाती है कि धर्म भी उतना धर्म नहीं लगता जितनी वो चीज़ लगने लगती है। मेरे एक हिंदू लॉ के प्रोफेसर थे, वो अक्सर कहा करते थे कि धर्म गलत नहीं होता, धर्म को मानने वाले गलत होते हैं, सही या गलत होते हैं। तो वो ही उस चीज़ को ऐसे शेप कर देते हैं ना कि हम लोग एक सोच बना लेते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया, अब इसने क्या किया कि 3 बार तलाक और जाओ, फिर इन्हें भी छोड़ो और इन्हें भी छोड़ो, और कुछ देने सोचने समझने की, मोहलत की, दोबारा सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है। 3 बार तलाक 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 और बात ख़त्म, फिर ये जाएं अपना रास्ता देखें, चाहे रात के 3 बजे तलाक दे दो। तो ये इस्लामिक लॉ का सबसे बड़ा और सबसे गंदा लूप होल है। ट्रिपल तलाक इज समथिंग कि वो ऐसे यूज़ किया जा रहा है जैसे जो वुमेन है वो जानवर हो। यहाँ पे हम उसको ऑब्जेक्ट भी नहीं कह सकते, एक बारी को इंसान ऑब्जेक्ट को भी ट्रीट थोड़ा बेटर कर लेता है। तो ये हमारा सारा इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको जितना बोलकर बताया सब कुछ मेंशन कर रखा है। इसको अच्छे से पढ़ना और एक बहुत अच्छा सा आंसर लिखने की कोशिश करना, सभी जगह की मैरिज से कंपेयर कर करके कि कहाँ डाइवोर्स का प्रोविज़न नहीं था, कहाँ था। अगर कहाँ नहीं था, हिंदू लॉ में तो बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि शादी ऐसी चीज़ नहीं मानते थे कि जो तोड़ दी जाए या जो एक ही जन्म का हो। इस्लामिक लॉ में था। क्यों था? क्योंकि इनका ये जो मैन वाला लाइसेंस था ना कि रात के 3 बजे सोचा कि छोड़ दिया जाए, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में है उसके साथ, बच्चे हैं उसके साथ और उसको मुंह उठा के छोड़ दिया। इनको एक जगह बाउंड करना, इन्हें एक प्रोसीजर देना कि भाई अगर इसको छोड़ दे हो तो एक प्रोसीजर फॉलो करो, एक सुन्नत फॉलो करो, एक तरीका फॉलो करो, इस तरीके से तलाक दो, जो उसका हिस्सा बनता है वो दो। तो इनको एक कमांड देने के लिए ना, इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाने के लिए, एक सैंक्शन लगाने के लिए बनाया गया था, जो बाद में बहुत मिसयूज हुआ और आज तक हो रहा है। तो ये इंट्रोडक्शन में है कि जहाँ तलाक नहीं थी वहाँ ना होने की वजह क्या थी, जहाँ तलाक थी पहले से वहाँ होने की वजह क्या थी। तो एक बात बताइए, आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लियर है? यहाँ तक बताइए, इंट्रोडक्शन क्लियर है आपका?
किसी को यहाँ इंट्रोडक्शन तक तो कन्फ्यूजन नहीं है? बहुत आता है कंपैरेटिव पूछना ओरिजिन से रिलेटेड। अब हम आगे आते हैं। देखो, दो बात कहने के लिए वर्ड मीनिंग ही है, तलाक डाइवोर्स दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में ना इस्लामिक लॉ में हम फ़र्क देखेंगे, ठीक है? बाकी लॉज की बात नहीं हो रही है, क्योंकि बाकी लॉज में तलाक वर्ड नहीं यूज़ होगा ऑफ कोर्स। तो जो मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी है, तलाक में और डाइवोर्स में फ़र्क है। चलिए, तलाक और डाइवोर्स का फ़र्क देखते हैं। देखो, सिनोनियम है, वर्ड मीनिंग की तरह भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इस्लामिक लॉ में अलग है। आई कौन है? डिवोर्स, तलाक। इस्लामिक लॉ के हिसाब से ये दोनों आपस में सेम नहीं है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अब किस तरह का फ़र्क है इन दोनों में? तलाक जो वर्ड है ये उर्दू वर्ड है और ये इस्लामिक लॉ का वर्ड है। ये तलाक जो है बेसिकली मुस्लिम लॉ का है ना? और ये जो डाइवोर्स टर्म है ये हमको लॉ ने दिया है। एक लेजिस्लेटिव टर्म है जो हमें लॉ से मिला है। लॉ से मिला है तो मेजरली किसके लिए मिला होगा? सबसे पहले स्पेशली तो ये हमको जो राइट इस्लामिक लॉ ने वुमेन को नहीं दे रखे थे, इनके लिए मिला है। प्लस कुछ चीज़ें मैन के पास भी मिसिंग थी, उनके लिए भी मिला है। तो डाइवोर्स कौन कर सकता है? मैन वुमेन बोथ, है ना? लेकिन प्रिविलेज किसको करा जाता है डाइवोर्स में? वुमेन को किया जाता है। तलाक जो है मुस्लिम लॉ का है। मुस्लिम लॉ में वाइफ के पास अधिकार तो है तलाक का, खुला के रूप में है, और भी एक दो चीज़ें भी पढ़ाऊंगी, है, लेकिन उतना वाइड नहीं है। मुस्लिम लॉ में जो तलाक है तो उसका जो मेजर रोल है या जो दे सकता है वो मुस्लिम लॉ में जो तलाक दे सकता है बेसिकली ओनली मेन कैन डिवोर्स। तलाक और डाइवोर्स लिखा था, पीछे वाला तो आई होप आपने लिख लिया होगा। बट जो तलाक में है ना, जो मैन की पोजीशन है, मान लीजिए इसको 90% राइट्स दिए गए हैं, ठीक है? नो चेक एंड बैलेंस व्हाट? नो चेक एंड बैलेंस व्हाट? ठीक है, इसको 90% दिए गए हैं राइट्स, तो यहाँ पे तलाक के में ना वुमेन के पास सिर्फ 10% होंगे, ठीक है? समझ आ रहा है आपको यहाँ पे कि अगर तलाक है, मैन के पास 90% है तो वुमेन के पास 10 थे। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पिक्चर में आई थी वो डिवोर्स आई थी, जो हमें लेजिस्लेशन से मिला था। क्योंकि अगर बात सिर्फ तलाक की होगी तो मैन के पास प्रॉपर राइट्स हैं, और यहाँ पे इतनी पावर दी गई है ना तलाक के टर्म में मैन को कि वो बिना किसी कारण के भी इनको डाइवोर्स दे सकते हैं। वजह तक बतानी ज़रूरी नहीं है, कोई ग्राउंड ही नहीं होना चाहिए। ग्राउंडलेस तलाक भी होती है, लेकिन कभी भी जो डाइवोर्स होती है वो ग्राउंडलेस नहीं हो सकती, वो बिना वजह बताए नहीं हो कि दी जा सकती, ठीक है? नॉट दैट ओनली वर्ड तो नहीं लिख सकते हैं हम, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आप क्लियर हो जाएंगे कि हम ओनली क्यों नहीं लिख सकते हैं, हमें इसको आगे क्यों पढ़ना पड़ेगा। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर है ना हम लोग? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके टेक्स्ट से समझते हैं कि इसको क्या पढ़ेंगे। तो मैं दोबारा बताती हूँ मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, तो मैंने ये बोला था, अब आ रही है, मैं ऑडिबल ना? नाउ एम आई ऑडिबल? गिन्नी प्लीज़ बताइए, आवाज़ आ रही है? चलिए, ठीक है। तो हमने ना डिस्टिंक्शन पढ़ लिया। तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से तलाक और डाइवोर्स दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग टर्म है, लेकिन आपको एक सही फ़र्क पता चल गया कि जो हमें डाइवोर्स मिला है वो एक लेजिस्लेशन से मिला है, जबकि तलाक इस्लाम का अपना वो है। तलाक में मेन के पास 90% राइट है और वुमेन के पास 10 है। हाँ, 10 है, वो हम आगे पढ़ लेंगे।
और तलाक में ऐसा नहीं है, सब कुछ इक्वल है। अब दूसरी चीज़ ये है, डिवोर्स जो होता है उसमें आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों छोड़ रहे हो, कुछ ग्राउंड्स है जिस पे आप छोड़ सकते हो, मनमानी नहीं हो सकती। लेकिन तलाक में ऐसा नहीं होता, तलाक के केस में हस्बैंड बाउंड ही नहीं है रीज़न देने को, ठीक है। अब ये सारा अच्छे से पढ़ना, क्लासिफिकेशन मैंने समझा दिया है, डिवोर्स क्या है। ये केस था, इसमें मुंशी बुलजूर रहीम वर्सेस ललीफुतून निसा। इसमें क्या कहा गया था ना कि जो तलाक है वो सिर्फ एक आर्बिटरी एक्ट माना जाता है मुस्लिम हस्बैंड का, क्योंकि देखो कोई काम आप कर रहे हो जिससे सामने वाले की लाइफ इतनी अफेक्ट होगी, बच्चे इतने अफेक्ट होंगे, और आपको इतनी पावर दी गई है कि आपको रीज़न तक बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब ये भी नहीं कहा गया कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो कम से कम कारण तो बताओ जिसकी वजह से सामने वाले की पूरी लाइफ रूइन हो जाएगी। उसका रीज़न तो इस केस में इसीलिए कहा गया था कि जब भी वो चाहे अपने प्लेजर के लिए उसको छोड़ सकता है वाइफ को, और ये बहुत आर्बिटरी राइट्स दिए गए हैं, है ना। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइए यहाँ तक क्लियर है हम। ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन शुरू है, आपको अच्छे से देखनी है, याद भी करनी पड़ेगी है। यहाँ तक तो क्लियर है ना हम लोग, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम। देखिए मैरिज डिसॉल्व होगी या तो डेथ से ही होगी या डिवोर्स से होगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें आगे क्या कहता है ना, ये क्लासिफिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, अब शादी थी, शादी डिसॉल्व होगी, किन किन कारणों से हो सकती है? बाय डेथ ऑफ पार्टी से हो सकती है, बाय ईदर किसी भी पार्टी की डेथ से, हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो भी, और वाइफ की डेथ हो जाएगी तो भी, या फिर बाय डिवोर्स या तलाक, ठीक है। यहाँ तो अब सब म्यूचुअल में यूज़ होगा, वो पहले एक डिस्टिंक्शन बताना ज़रूरी था। अब यहाँ पे तलाक लिखा है या डिवोर्स लिखा है, दोनों को एक ही टर्म में लेना। अब डिवोर्स कैसे कैसे हो सकती है? डिवोर्स बहुत तरह हो सकती है, या तो सिर्फ हस्बैंड देंगे डिवोर्स, शादी के केस में इस्लामिक लॉ के हिसाब से तो तलाक दे सकते हैं, इला हो सकता है, जिहार हो सकता है। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे हम। जो वाइफ है, जो वाइफ के पास बिना हस्बैंड की कंसेंट का राइट है, वो तलाक है, तफवीज़ है, बस इसमें इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कंसेंट की। म्यूचुअल कंसेंट से क्या होता है? खुला होता है, लेकिन खुला इनिशिएट कौन करती है? वाइफ करती हैं। वाइफ हस्बैंड के पास जाती हैं कि मुझे खुला चाहिए, हस्बैंड के ऊपर होता है, अपना कारण देती हैं, और मुबारत भी उसी में। ये सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, जस्ट एक क्लासिफिकेशन समझा रही हूँ। और इसके अलावा तलाक का सबसे बेस्ट तरीका तो है ही जुडिशियल डिक्री, उसमें लेन और फस्क कहते हैं उसको, इसको भी पढ़ेंगे। अब जो हस्बैंड भी दे रहा है, ये जो तलाक हो रही है ना, ये तलाक दो पार्ट्स में होती है, दो तरीके से होती है। ये ऑप्शन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इला और जिहार। तो बाय दी हस्बैंड क्या हो रहा है? तलाक हो रही है हस्बैंड के थ्रू। और तलाक किस फॉर्म में है? दो तरीके की है, तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिदअत। ये जो तलाकुल बिदअत है ना, यही ट्रिपल डाइवोर्स होती है, ठीक है। इसी को ही हम ट्रिपल तलाक कहते हैं, तलाकुल बिदअत को। तो क्या पढ़ रहे हैं हम अभी यहाँ पे? ये डाइवोर्स हो रहा है, हस्बैंड के थ्रू हो रहा है। अब हस्बैंड के थ्रू तलाक दिया जा रहा है, और तलाक कितने तरीके से दिया जा सकता है? सबसे पहले तो दो पार्ट्स में क्लासिफाई होगा तलाक। तलाकुल सुन्नत, तलाकुल सुन्नत वो तरीका होता है जो कुरान से, सुन्नत से जायज़ या सही माना जाता है, कि हाँ ये एक प्रॉपर वे है, यू कैन डाइवोर्स योर वाइफ इन दैट पर्टिकुलर मैनर। तो वो आपके लिए ज़्यादा सही समझा। डाइवोर्स पहली बात तो सही नहीं समझी गई है, लेकिन फिर भी अगर सरकमस्टांस ऐसे हैं कि आप सामने वाले के साथ रह ही नहीं सकते हो, तो एडवाइजेबल है कि या तो एहसन तरीके से दो या हसन तरीके से दो। यही दो तरीके कुरान में आए हैं, और कुरान में तलाक इन दो और खुला के अलावा किसी और तरीके से नहीं आई है, ठीक है। तलाकुल बिदअत जो है वो कुरान में कहीं भी लिखी हुई नहीं है, सिर्फ एहसन और हसन लिखी है। तो अब अगर कुरान में नहीं लिखी है तो कहाँ से आई है? आगे विद नेम डिस्कस करेंगे हम। एहसन और हसन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत आते हैं, और तलाकुल बिदअत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में बहुत आता है। अब तलाक क्या है और क्या नहीं है, वो क्लासिफिकेशन पे तो बाद में जाएंगे। अब सबसे पहले ये है कि तलाक दे कौन रहा है,
उसको कितना केपेबल होना चाहिए, क्या क्या कैपेबिलिटी है। हमारी क्लास कब तक है? 2:30 तक है ना? चलिए, कैपेसिटी ऑफ तलाक पे हम पढ़ेंगे, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ तलाक एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है, क्योंकि मुस्लिम लॉ में कैपेसिटी ऑफ तलाक के बारे में बात की गई है। यहाँ पे कैपेसिटी सिर्फ हस्बैंड की डिस्कस हो रही है, ठीक है। हस्बैंड की कैपेसिटी डिस्कस होती है और शिया लॉ और सुन्नी लॉ में दोनों में अलग अलग होती है। अब कैपेसिटी ऑफ तलाक पे आने से पहले हमें कैपेसिटी ऑफ मैरिज पे भी वापस जाना पड़ेगा। आपको याद है कि जब हम निकाह वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, मैरिज वाला, वहाँ पे जो हस्बैंड था, अगर हस्बैंड माइनर था तो कंसेंट जो निकाह की दी जा रही थी वो गार्जियन के थ्रू दी जा रही थी, है ना। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि किसी माइनर का निकाह करा दिया गया है, शादी करा दी गई, और माइनर की शादी में कंसेंट किसने दी? गार्जियन ने दी, पहला पॉइंट। अब जब शादी गार्जियन की कंसेंट से हुई है और वो बच्चा अभी मेजर हुआ ही नहीं है, तो पहला सवाल ये है, क्या जो कंसेंट की गार्जियन से शादी हुई है, क्योंकि जो आपके लड़का या लड़की थे वो माइनर थे, तो अभी जब तक वो मेजर नहीं हुए हैं, क्या कंसेंट गार्जियन की ही चल जाएगी तलाक के लिए? लिखिए, कोई एक दो बच्चा तो अपना अपना ओपिनियन लिखो। सवाल रिपीट करती हूँ मैं अपना, कि माइनर था, मान लीजिए लड़के की बात कर लेते हैं, लड़का माइनर था और माइनर लड़के की शादी हुई उसके गार्जियन की कंसेंट से। अब जब गार्जियन की कंसेंट से उसकी शादी हुई है, तो जो शादी, क्या अगर वहाँ पे शादी को रिवोक करना होगा, डाइवोर्स करनी होगी, और लड़का जब तक मेजर नहीं हुआ है, तो क्या कंसेंट जो है डाइवोर्स में जो कंसेंट चाहिए होती है वो गार्जियन की चलेगी, लड़के की चलेगी? कैसे होगा डाइवोर्स? आपको लगता है कि जो शादी गार्जियन की कंसेंट से हुई है उसका डाइवोर्स भी गार्जियन की कंसेंट से हो जाएगा? बताइए, यस और नो, एनीबडी, कोई एक भी आंसर लिख दो। कंसेंट हस्बैंड की होगी, प्रीति कह रही हैं। सब अपना अपना बताओ। नो, तथागत मना कर रहे हैं। चलिए, एनीवन एल्स, कोई और है? देखिए, बिल्कुल सही बात है प्रीति और तथागत। ऐसा होता है कि अगर शादी हुई है ना, और शादी के टाइम पे जो लड़का था वो माइनर था, और जो शादी की गई है वो गार्जियन की कंसेंट से की गई है। अब जब गार्जियन की कंसेंट से शादी की गई है, तो डाइवोर्स गार्जियन की कंसेंट से नहीं हो सकता है। रीज़न क्या होता है कि शादी में तो चलो उन्होंने कंसेंट दे दी सो दे दी, अब उसका तलाक तब तक नहीं हो सकता जब तक वो मेजर नहीं हो जाता। रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पे जो रेप्यूटेशन ऑफ मैरिज का ऑप्शन आ जाता है, या रिवोकेशन ऑफ मैरिज का ऑप्शन आ जाता है, या ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज का ऑप्शन आ जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो दो लोग हैं शादी में, लड़का और लड़की, उनके पास आता है। शादी में कंसेंट देने का ऑप्शन गार्जियन को दे दिया जाता है, दे दिया गया है, वो अपनी कंसेंट से शादी ज़रूर करा सकते हैं, लेकिन उस शादी को रुकवा नहीं सकते, उसको डाइवोर्स नहीं करा सकते। अब जो शादी गार्जियन की, अब एक शादी हुई है जो उसमें कंसेंट थी वो गार्जियन ने दी थी, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक परफेक्टली वैलिड मैरिज हो गई। यहाँ तक हम क्लियर हैं? अब ये जो वैलिड मैरिज हो गई है, अब अगर इस मैरिज को तोड़ना है ना, ख़त्म करना है, तो यहाँ तो गार्जियन की कंसेंट चल गई थी, यहाँ पे जो कंसेंट होगी ना वो हमेशा कंसेंट पार्टी की ही होगी, इधर हस्बैंड और वाइफ। शादी कराने के लिए गार्जियन की कंसेंट चल जाती है, वो भी हमेशा नहीं रहती। जब वो लोग मेजर हो जाएंगे तो वो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनको साथ नहीं रहना है तो वो नहीं रहेंगे। इसी तरीके से उनके माइनर वाली एज में डाइवोर्स नहीं हो सकता, फिर अगर माइनर में शादी हो गई है, उनको मेजर होने दो, उन्हें साथ नहीं रहना तो वो इसका फैसला खुद करेंगे। बहुत रेयर ऐसे केस होते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मान लो जो शादी हुई है वो दो माइनर लोगों की हुई है, लड़का भी माइनर है, लड़की भी माइनर है, और गार्जियन की कंसेंट से शादी हो गई है, लेकिन शादी इतनी मतलब ऐसी चल रही है, या तो वो लड़की के साथ ऐसा करते हैं, बहुत मारते हैं, या कोई ऐसे सर्कमस्टांस बन गए हैं कि वो बच्ची वहाँ रह ही नहीं सकती है। तो ऐसे में क्या होता है ना
कि कोर्ट फैसला करता है। अब लेजिस्लेशन पे आ जाते हैं हम, या तो कोर्ट वहाँ पे गार्जियन को राइट दे देगा कि हाँ भाई इसके बिहाफ में कंसेंट दे दो, या फिर कोर्ट ऐसा कहता है कि अपनी बच्ची को अपने घर ले जाओ, उसको मेजर होने दो, और फिर उससे मेजर होने के बाद तलाक नामा साइन करा लेना, या तलाक जब लड़का मेजर हो जाएगा तो लड़के से तलाक ले लेना आप लोग। अगर लड़की वालों को भी इनिशिएट करना होगा तो लड़की से आप लोग तलाक इनिशिएट करा लेना। जनरली लॉ का इसमें ये ओपिनियन होता है। तो इसीलिए कैपेसिटी ऑफ तलाक में ना गार्जियन का रोल नहीं होता। जिस तरीके से कैपेसिटी ऑफ मैरिज में जो कंसेंट की बात आ रही थी वहाँ पे गार्जियन कंसेंट दे पा रहे थे, यहाँ नहीं देंगे। तो क्या कह रहे हैं कैपेसिटी ऑफ तलाक में, इन ऑर्डर टू प्रोनाउंस अ वैलिड तलाक द हस्बैंड मस्ट बी पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज। अब एक बात बताओ कि अगर किसी इंसेन पर्सन की शादी करा दी गार्जियन ने कंसेंट देके, अब वो इंसेन है, वो इंसेनिटी में है, वो सही और गलत नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है तलाक क्या है, तो वो तो केपेबल नहीं माने जाएंगे ना। या तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो ही इतना केपेबल हो जाएंगे, सेन हो जाएंगे तो दे देंगे, है ना। और अगर वो सेन नहीं होते हैं तो फिर देखा जाएगा कि उनके बिहाफ में कोर्ट तलाक देगा या गार्जियन तलाक देगा। जनरली सेनिटी जो है कैपेसिटी ऑफ तलाक की सुन्नी लॉ में तो बहुत बड़ी बुनियाद है। अगर सुन्नी लॉ में है, अगर हस्बैंड तलाक दे रहा है तो वो सेन होना चाहिए, अपने होशो हवास में तलाक दे रहा हो वो, और उसके बिहाफ पे आके कोई और नहीं दे जाएगा। शिया लॉ पे पहले बात करेंगे। देखो शिया लॉ में हमने मैरिज वाला टॉपिक जो पढ़ा है, शिया लॉ ने कभी भी शादी में विटनेस रिक्वायर्ड नहीं करे। शिया लॉ की शादी मुता मैरिज से लेकर, और ये 10 चीज़ें तो हैं जो उन्होंने कर रखी है, लेकिन जो इन्होंने डाइवोर्स का कंसेप्ट कर रखा है वो हसन और अहसन के बाद जो शिया लॉ की तलाक है वो थोड़ी रिलायबल होती है। कि अगर आपको शादी लग रहा है कि नहीं टिक रही है, अब सभी लॉज में एक टाइम पे आने के बाद लगने लगा है कि कोई तो रास्ता होना ही चाहिए, कि अगर वो आजकल वो टाइम नहीं रहा कि शादी एक परमानेंट वो हो, अब हमें ज़रूरत पड़ने लगी लॉज की, ऐसे लॉज की जो शादी को ख़त्म कर सके, एक लीगली उस रिश्ते से आज़ादी दिला सके। पहले टाइम में ना ज़रूरत पड़ती थी और ना ही ऐसे लॉज एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। जिन धर्म में एग्जिस्ट करते थे तो फिर वहाँ पे एक्सरसाइज भी हो रहे थे। अब क्या हुआ ना कि इसमें जब कैपेसिटी में शिया लॉ एक ऐसा है, हसन और एहसन तलाक सबसे बेहतर है, लेकिन उनमें भी अपनी अपनी लूप होल्स हैं, ठीक है। सब जगह चेंज की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम के साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन शिया लॉ ने थोड़ा तलाक को लेकर अपना सही वो बना रखा है कि एक ही क्या करता है ना कि एक तो विटनेस, और एक ये ट्रिपल तलाक को कभी भी इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। सुन्नी लॉ ने रिकॉग्नाइज किया और बहुत मिसयूज़ किया, हद से ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है। वुमेन को बिल्कुल ऑब्जेक्ट भी नहीं, एनिमल की तरह ट्रीट किया गया है। तो ये चीज़ शिया लॉ में नहीं थी, शिया लॉ ने ना कभी रिकॉग्नाइज नहीं की ट्रिपल तलाक, और इसका बहुत स्ट्रिक्ट सा प्रोसीजर है। जैसे मुस्लिम हमने मैरिज में सुन्नी लॉ का मैरिज का पढ़ा था ना कि वकील होना चाहिए, गवाह होना चाहिए, वो विटनेस होगा, बाद में वो बता सकेगा कि हाँ भाई मैरिज हुई थी। तो ये सारी चीज़ें ना इसने शादी में ना करके तलाक में करी हैं। तो शिया लॉ क्या कहता है कि जो मुस्लिम हस्बैंड है साउंड माइंड का है और वो प्यूबर्टी अटेंड कर लिए, क्योंकि आपको पता है इसमें मेजॉरिटी की तो बात होती नहीं है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, तो फिर वो डाइवोर्स में ही चलेगा। यहाँ पे प्यूबर्टी को ही मेजर माना जा रहा है, तो यहाँ पे उसको कॉम्पिटेंट मानते हैं कि वो तलाक दे सकता है। अब तलाक जो है वो जो प्रोनाउंस की जा रही है वो किसी भी तरह के कंपल्जन में अगर दी गई है तो शिया लॉ नहीं मानता उसको। सुन्नी लॉ बहुत सारी जगह पे उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेता है, मान लेता है, शिया लॉ इस चीज़ को नहीं मानता। और अगर ये ओरली प्रोनाउंस की गई है ना, यानी बोलकर तलाक दी जा रही है, किसी रिटर्न फॉर्म में नहीं है, तो भी ये 2 विटनेस यहाँ पे होने चाहिए। शिया लॉ शादी के टाइम पे विटनेस नहीं मांगता है, और ये हमारे प्री में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है मुस्लिम लॉ का। शिया लॉ कभी भी शादी के टाइम पे विटनेस नहीं मांगता है, इसको विटनेस हमेशा डिवोर्स के टाइम पे होना चाहिए, अनलेस द हस्बैंड इज अनेबल टू स्पीक। ओरली दी जाएगी, सबसे बेटर ये माना जाता है कि बोलो, खड़ा करो, उसको प्रेजेंस में बता दो, उसको पता रहे कि उसके साथ क्या हो रहा है। अनेबल टू स्पीक है तो फिर वो जिस तरह जेस्चर है, जेस्चर से नहीं समझ पाओगे तो उसे लिखवा लो, जो भी उसका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो प्रेफर किया जाएगा, बट टू विटनेस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुन्नी लॉ ऑन दी अदर हैंड क्या कहता है, एक कोई भी सुन्नी मुस्लिम या मोहम्मदन साउंड माइंड जिसने मेजॉरिटी अटेंड की होगी वो डिवोर्स कर सकता है। अब
कहाँ से आ जाती है आर्बिटरीनेस, जो हमने उस केस में पढ़ा था कि एक आर्बिटरी एक्ट है, वो इस लाइन से आती है, व्हेनेवर ही लाइक्स। ठीक है, यहाँ पे उसके ऊपर किसी तरह की बाउंडेज ही नहीं है, उसको कोई ग्राउंड नहीं देना, उसको कोई कारण नहीं बताना। ठीक है, whenever he likes pronouncing talaq even without assigning any cause, उसको कारण देने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, without assigning any cause, thus according to Sunni law every man is capable of pronouncing talaq who is adult and sane। अब ये जो every man वाला है, ये वो उस केस की बात प्रूव करता है, और उस केस में आगे बहुत अच्छी बात कही गई थी कि देखो, माना कि यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा वॉलंटरी राइट्स दिए गए हैं और आर्बिटरीनेस बताने के राइट्स दिए गए हैं। व्हाट, तथागत दोनों ही मेल होने चाहिए शिया लॉ के हिसाब से। शिया लॉ तो ये भी नहीं मानता कि एक मेल दो वुमेन, वो वाली बात भी नहीं मानेगा। शिया लॉ दोनों मेल विटनेस, एक भी फीमेल नहीं। ठीक है, ये वो जैसे सुन्नी लॉ में विटनेस में मान लेता था ना शादी में कि एक मेल और दो फीमेल, ये वो भी नहीं, दोनों मेल हैं ये जो डिवोर्स वाले हैं। With the time, freedom and individual choice and progress give birth to divorce laws. Yes, यतेंद्र। ठीक है, तो मैं कहाँ थी, उस केस पे थी। उस केस में एक बहुत अच्छी बात कही गई थी जो मैंने आपको ऊपर कोट किया था, आगे उसको अगर हम फर्दर पढ़ते तो, कि चेंज एक ऐसी चीज़ है जो रिक्वायरमेंट है, तलाक एक ऐसा हथियार है जो हस्बैंड को दिया गया है अगेंस्ट द वाइफ, जिसको वो आर्बिटरीली किसी भी तरह यूज़ करता है। हम अपनी, ये तो इस्लामिक लॉज हैं या पर्सनल लॉज हैं या किसी भी धर्म का पर्सनल लॉ है, चेंज एक कोट होती है ना, चेंज द मोस्ट परमानेंट थिंग। चेंज एक ऐसी चीज़ है, वो रिक्वायरमेंट है, जो 1000 साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले या 10 साल पहले चीज़ हो रही थी ना, हो सकता है उसका आज रेलेवेंस ना, और हो सकता है कि नहीं होता। आप 100 साल पहले वाली चीज़ आज नहीं चला सकते, इसीलिए ये एक्ट्स आए, जितने भी धर्म में नए एक्ट्स आए, धर्म में परिवर्तन करना पड़ा, हिंदू लॉ में डाइवोर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? टाइम की रिक्वायरमेंट थी। पहले ना लोग ऐसे थे, ना ज़माना ऐसा था कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती। टाइम आगे बढ़ा तो ज़रूरत पड़ी, तो लेजिस्लेशन आया। मुस्लिम लॉ में इतनी आर्बिटरीनेस थी, ऐसे आर्बिटरी राइट्स डिवोर्स को लेकर मुस्लिम मेल्स को दे रखे थे, तो ज़रूरत पड़ी डिवोर्स लॉ की। आए डिवोर्स लॉ, रोका गया उसको, आर्बिटरीनेस को। तो चाहे पर्सनल लॉ हो, कुछ भी हो, चेंज हमेशा रिक्वायर्ड होता है, और वी कांट डिनाई कि हम बिना चेंज के जी सकते हैं। ठीक है ना? तो अब ये क्या कह रहा है, मैन इज केपेबल ऑफ प्रोनाउंसिंग तलाक हु इज अडल्ट एंड सेन। ठीक है, apart from Muslim law, the provision of Indian Majority Act are also applied to the Muslim। अब यहाँ जो मैंने अभी अभी बात बोली ना, ये वही है कि मुस्लिम लॉ के अलावा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट को भी देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ जो अडल्ट और सेन कह रहा है, पुराने ज़माने में ये अडल्ट था प्यूबर्टी वाला, आज के ज़माने में ये अडल्ट है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट वाला। यू कांट रन अवे फ्रॉम चेंजेस। जिस जगह रह रहे हो, जिस टाइम में रह रहे हो, उस टाइम के हिसाब से ढलना भी पड़ेगा और चलना भी पड़ेगा। ठीक है, अब सिमिलरली साउंडनेस ऑफ माइंड इज वन ऑफ द नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर डिसॉल्विंग ऑफ मैरिज। ये मैंने आपको बताया था ना, सेन हो, समझदार हो, होशो हवास में तलाक दे रहा हो, ठीक है, उसको पता हो वो क्या कर रहा है, तो साउंडनेस ऑफ माइंड इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट। यहाँ तक बताइए, समझ आ गया? आगे बढ़ें, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है हम? ओके तथागत, यतेंद्र, इंटॉक्सिकेशन वाला पॉइंट करेंगे। अब जब हमने ऊपर ही पढ़ लिया है कि जो इंटॉक्सिकेशन है, वो साउंडनेस है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो जब इंसान इंटॉक्सिकेटेड होगा तो वो कैसे साउंड होगा? इसके जस्ट ऊपर हमने पढ़ा है कि साउंडनेस एक असेंशियल है ना? जब साउंडनेस एक असेंशियल है तो फिर इंटॉक्सिकेशन की बात, अब इंटॉक्सिकेशन आईपीसी की तरह इसमें भी दो पार्ट में होगी।
क्या उसने खुद एक वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है ना? कैसा कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा झगड़ा हुआ है, जान के वो परेशान था, स्ट्रेस था या कुछ भी था, वो देना ही चाहता था डाइवोर्स, उसकी इंटेंशन ही वो थी, उसको देना ही था, तो उसने वॉलंटरी जाके खुद को इंटॉक्सिकेटेड किया और उससे उसकी इंटेंशन में कोई बदलाव नहीं आया, उसने अपनी उस इंटॉक्सिकेशन की हालत में आकर डाइवोर्स प्रोनाउंस कर दिया। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पे वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है, और जब वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन होता है तो डाइवोर्स दी जा सकती है, क्योंकि उसको कंपल्जन नहीं है ना, किसी ने फोर्सफुली इंटॉक्सिकेटेड नहीं किया है उसको। यहाँ पे अगर ये इंटॉक्सिकेशन फ्रॉड से किया जाए, ठीक है, उसको पता ही नहीं हो कि वो क्या करने जा रहा है, वो कभी डाइवोर्स दे ही नहीं सकता था, वो सिर्फ उसके इम्पल्जन में उसने जाके डाइवोर्स दे दिया। तो हाँ, ऐसे में तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, बट जनरल इंटॉक्सिकेशन पे कि अगर उसने वो खुद किया है, वॉलंटरी है, वही आईपीसी वाला हिसाब, अगर वॉलंटरी है, और वॉलंटरी में भी ऐसा होता है कि होश रहे इंसान को कि वो क्या कर रहा है, उसको समझ हो उस चीज़ की, तो सेम वही प्रिंसिपल अप्लाइड होता है। मैंने सारा आपको इसमें प्रॉपर लिख के दिया है कि इंटॉक्सिकेशन जो आप नॉर्मल इंटॉक्सिकेटेड इंसान है, वो खुद गया, उसने खुद को इंटॉक्सिकेटेड किया और फिर जाके डाइवोर्स दे दिया, तो हाँ, इसमें तो कोई बात नहीं है। हाँ, उसका ऐसा कोई इरादा ही नहीं था, उसको फोर्सफुल इंटॉक्सिकेटेड किया गया है ना। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि एक तो फोर्सफुल इंटॉक्सिकेशन, और ऊपर से फिर उसके इंटेंशन पे सवाल उठ जाता है, वो देना चाहता था नहीं देना चाहता था। इसीलिए सुन्नी लॉ का क्या है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अंडर सुन्नी लॉ ऑफ स्कूल्स, अभी हमारे स्कूल्स रह रहे हैं ना, तो ये मेजर टॉपिक करके हम स्कूल्स करेंगे। जो ज्यूरिस्ट है उनका ओपिनियन क्या है कि जो तलाक दी जाती है इंटॉक्सिकेशन के दौरान किसी भी मैनर में, मैनर मतलब वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, तो उसमें वो वैलिड इफेक्टेड नहीं मानते हैं। तो वैलिड इफेक्टेड नहीं मानते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर जब वो इंसान होश में आ जाता है ना, तो उससे होश में आने के बाद एक बार पूछते हैं कि आपने जो कल ये एक्ट किया था, क्या आपने उसको जानबूझकर किया था, आप उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं? अगर वो करना चाहता है तो दोबारा कर देता है ना। तो अबू हनीफा थे और अबू यूसुफ थे, उन्होंने भी यही बताया था कि जो है इफेक्टिव नहीं होगा, बेटर है कि वो कल जब होश में आ जाएगा उससे एक बार और पूछ लो। ऐसा नहीं है कि वो आज रात आया, वो इंटॉक्सिकेटेड था, उसने तलाक दी तो ये इट इज़ फाइनल नाउ, ऐसे नहीं माना जाता। और ये बातें भी किस बात पे उठती हैं इंटॉक्सिकेशन की फाइनल की, ये ट्रिपल तलाक के केस में उठती हैं, क्योंकि अगर तलाक एहसन या हसन दिया जाएगा, इंटॉक्सिकेशन में भी दे दिया है, तो वो तो सुबह उठ के उसे रिवोक कर सकता है ना अपने आप, वो तो रिवोकेबल मैरिज है। ये तो इरिवोकेबल मैरिज में सवाल उठता है कि जो लोग ये मानते हैं कि इरिवोकेबल मैरिज हो जाती है, वो लोग इस सवाल पे होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो 3 बार तलाक बोला और बात खत्म। अब बात खत्म अगर आके उसने नशे में बोल दिया, फिर वो होश में नहीं था, उसको पता नहीं था वो क्या कर रहा है, और आकर उसने बोल दिया तलाक, तो क्या सच में बात खत्म? तो ये सवाल वहाँ पे इरिवोकेबल मैरिज के लिए उठता है। समझ आ गया? अब कुछ उसका ये है कि डिवोर्स वैलिड होगा अगर वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन है, तो ये यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और सर्कमस्टांस पे डिसाइड होता है। अब ये वाले इंटॉक्सिकेशन वाले सवाल कभी भी तलाकुल सुन्नत पे नहीं उठते हैं, क्योंकि उसमें हमेशा रिवोक करने का ऑप्शन रहता है। उसने अगर रात में आके इंटॉक्सिकेशन की हालत में तलाक दे भी दी, तो कल आके उसको रिवोक कर देगा, सुबह उठ के उसको रिवोक कर देगा। ये इरिवोकेबल मैरिज में उठते हैं और जनरली मना ही करते हैं जूरिस्ट उसे फाइनल मानने को। वो कहते हैं कि अगर इरिवोकेबल तलाक भी था, तो कल जब सुबह सोकर उठ जाएगा, एक बार उससे पूछ लेना कि फाइनली वो अपनी बात पे है, वो यही चाहता है जो उसने कहा था, एक बार मेक श्योर करना ज़रूरी होता है। जनरली जो ये वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन वाला पॉइंट है, वो जो मैंने आपको वो वाला सिनेरियो बताया था ना, नॉर्मली इंसान परेशान है या स्ट्रेस है, जाके थोड़ा बहुत उसने अगर ऐसा ड्रिंक कर लिया कि वो बिल्कुल उसके सर पे सवार नहीं हुआ है, वो एक वो नहीं खो चुका है अपनी सेनिटी, तो फिर वहाँ पे इस चीज़ का सवाल नहीं उठता। बताइए यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें। इंटॉक्सिकेशन वाला सवाल दोबारा बता रही हूँ, सुन्नत तलाक में और किसी और तलाक में नहीं उठता है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, इर्रेवोकेबल मैरिजेस में होता है। बताइए, हम लोग यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ जी, बिल्कुल तथागत। ओके प्रीति, तथागत। और वो मैंने आपको बताया था ना कि गार्जियन, ओके तथागत,
मैंने आपको बताया था ना कि गार्जियन उसके में नहीं दे सकते हैं बिहाफ पे डाइवोर्स, तो जनरल एक्सेप्शन हर बात के होते हैं, इसीलिए मैंने आपका नोट करके डाल दिया। ये प्री का क्वेश्चन है, जनरली नहीं होता है, पर किस केस में होता है? द गार्जियन ऑफ हस्बैंड ऑफ अनसाउंड माइंड हु हैज अटेन्ड प्यूबर्टी मे प्रोनाउंस अ तलाक ऑन बिहाफ ऑफ द हस्बैंड। क्यों? इफ सो डूइंग द हस्बैंड्स बेनिफिट, अगर हस्बैंड के बेनिफिट में हो रही है वो बात, यानी जो गार्जियन है हस्बैंड के, जो अनसाउंड माइंड है बेसिकली हस्बैंड, उसको साउंडनेस नहीं है, अगर उसके बेनिफिट में तलाक देनी पड़े तो हाँ दे सकते हैं, जनरली गार्जियन तलाक नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ओरल और रिटर्न फॉर्म ऑफ तलाक पे। देखो, तलाक के लिए ना कोई ऐसी फॉर्म डिसाइड नहीं है, चाहे तलाक सुन्नत ही क्यों ना हो, तलाक एहसन और हसन भी है ना, तो उसमें भी फॉर्म की बात नहीं हो रही है, इधर रिटर्न है ओरल है। जिसको तलाक दिया जा रहा है ना उसको समझ आना चाहिए कि उसको तलाक दिया जा रहा है, और जो तलाक दे रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। अब आपकी फॉर्म ओरल है या राइटिंग है उस बात से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क किस बात से पड़ता है कि जिस इंसान को तलाक दे रहे हो उसको समझ आना चाहिए कि आप उसे तलाक दे रहे हो, और जिसको दिया मतलब जो दे रहा है उसको पता हो कि वो कर क्या रहा है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, फिर फॉर्म उतना मैटर नहीं करती। अब तलाक कैसे इफेक्टेड होगी? ओरली भी इफेक्टेड हो सकती है बाय वर्ड्स, और रिटर्न भी हो सकती है। तलाकनामा कहते हैं उसको, लोग क्या करेंगे प्रॉपर तलाकनामा, उस पर डाइवोर्स पेपर जैसे होते हैं लेजिस्लेशन के, वैसे नॉर्मल तलाकनामा भी बनता है बिना उसके, पुराने ज़माने में हुआ करता था। तो ओरल तलाक में क्या होता है ना कि सिर्फ वर्ड्स यूज़ करेगा बिना किसी तलाकनामा के तो भी सही माना जाएगा, है ना। तो ओरली भी अगर तलाक हो रही है, कुछ रिटर्न उसका नहीं है, तो उसकी वैलिडिटी पर सवाल नहीं उठाया जाता है। ओरल तलाक भी पूरी तरीके से वैलिड होती है। अब कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं ज़रूरी होती यहाँ पे वर्ड्स की, कोई इसके लिए आपको ना क्या समझना पड़ेगा कि आपके पास क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। इज देयर एनी पर्टिकुलर फॉर्म नेसेसरी फॉर प्रोनाउंसिंग तलाक? ठीक है, तो नो, देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म, नो एनी मैनर, कोई किसी तरह का मैनर नहीं है, कुछ नहीं है। आपने तलाक देना है, ओरल तलाक हो रहा है अगर, तो बस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर यू डूइंग, और जिसके लिए हो रहा है उस तक ये बात इस तरह पहुंच जाए कि जो उसको समझ आने वाली भाषा हो, भाषा या जेस्चर या जिस भी तरीके से आप उनको इन्फॉर्म करेंगे उनको इस बात की इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। ऑलराइट, तो अब इसमें क्या है कि कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है इफ़ द वर्ड यूज आर एम्बिगस, लेकिन अब ओरल का मतलब नहीं है कि आप सामने वाले को ब्लफ करेंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप ओरल तलाक दे रहे हैं जिसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, तो वो इतना क्लियर होना चाहिए कि जिसको तलाक दिया जा रहा है या जो अगर कोई उसको सुन भी रहा है तो उसको सुन के ही क्लियर हो कि हाँ सामने वाले की इंटेंशन इसे डाइवोर्स देने की है। मान लो एक इंसान के एक से ज़्यादा वाइफ है, मल्टीपल वाइफ्स हैं, तो अगर ऐसे केस में वो डाइवोर्स दे रहा है ना, तो उसे पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ करने हैं कि हाँ सो एंड सो पर्सन को मैं तलाक देना चाहता हूँ, चाहे तलाक वर्ड यूज़ ना करें। ठीक है, और कुछ केसेस में एग्जांपल क्या है कि जब हस्बैंड, इंटेंशन मैटर करती है देखो वर्ड से ज़्यादा। एक दो केसेस में एग्जांपल है कि जब हस्बैंड ने तलाक दिया था तो उसने मेंशन किया था कि मैं इस औरत को अपने ऊपर हराम करता हूँ, हराम मतलब प्रोहिबिटेड, तो वहाँ पे उसकी इंटेंशन उसके वर्ड से पता चल रही थी कि वो उस लेडी को छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे केस में ये कहा गया कि अगर हस्बैंड के वर्ड से साफ साफ पता चल रहा हो कि वो चाहते क्या हैं, इंटेंशन पता लगनी चाहिए, तो हाँ ठीक है, एम्बिगुअस वर्ड पता ही नहीं लग रहा है कि क्या कहना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं होता है। इंटेंशन प्रूव होनी चाहिए यूज़र की, जो वो वर्ड्स यूज़ कर रहा है उस इंसान की इंटेंशन प्रूव होनी चाहिए, पता लगनी चाहिए। ठीक है, मान लो वर्ड्स हैं उसके आई हैव डिवोर्स्ड फॉर माई वाइफ फॉर एवर, या कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं, बस उसकी इंटेंशन का सही पता लगना चाहिए कि वो वर्ड्स उसने किस लिए यूज़ किए हैं। ऑलराइट, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। तो ओरल तलाक में हमारे लिए क्या एसेंशियल है, अगर क्वेश्चन आता है तो ओरल तलाक में कोई फॉर्म एसेंशियल नहीं है। ओरल तलाक में ज़रूरी ये है कि जिसको तलाक दी जा रही है उस इंसान को पता चलना चाहिए कि उसको तलाक दी गई है। वर्ड बिल्कुल भी एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए।
तो फिर कोई प्रूफ भी नेसेसरी नहीं है कि मतलब कोई विटनेस ना हो ही सुन्नी लॉ के लिए। शिया लॉ में तो हमेशा से ही विटनेस मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं, ठीक है। अब क्या जो तलाक हो रही है वो वाइफ की एब्सेंस में हो सकती है? एक सवाल ये भी उठ कर आता है कि जिसको तलाक दिया जा रहा है उसको ही आइडिया नहीं है कि उसको तलाक दिया जा रहा है, तो क्या ये बात पॉसिबल है? ये सवाल भी है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक इन द एब्सेंस ऑफ वाइफ, यानी वाइफ की एब्सेंस में तलाक देना। सोचो कि मैं हूँ और मैं कहीं से सामान लेना चाहती हूँ, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, तलाक को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, कि मुझे किसी की शॉप से 500 कुर्सियाँ चाहिए और मैंने अपने मन में ये सोच लिया है और मैंने अपने भाई से बोला कि मुझे सो एंड सो पर्सन की शॉप से 500 कुर्सियाँ चाहिए। ना तो मैंने अपने भाई से ये कहा कि जाकर उसको बता देना दुकान वाले को, ना मैंने खुद से उस दुकान वाले को बताया। तो अब वो जो शॉपकीपर हैं, क्या वो, उनको आइडिया भी नहीं है कि हो क्या रहा है। तो एक जनरल फैक्ट ये है कि क्या वो बाउंड है मुझे चेयर्स डिलीवर कराने के लिए? उनको पता ही नहीं है भाई। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि मैंने अपने भाई को बोला कि मुझे 500 चेयर्स चाहिए, ठीक है, यहाँ चेयर वाला तो था नहीं, मेरा भाई था, और मैंने उसको बोला जाकर उसको बता देना, है ना। तो मेरा भाई जाता है और चेयर वाले से कहता है कि मेरा ही, अपने नाम पे ऑर्डर नहीं देता है वो, मेरा ही नाम लेकर बोलता है कि सो एंड सो पर्सन को 50 चेयर्स चाहिए। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं हुई है मेरे और चेयर वाले के बीच में, लेकिन कम्युनिकेशन हो गई है। उसको मेरी इंटेंशंस पता चल गई हैं और मैंने अपनी इंटेंशंस उस तक पहुँचा दी हैं। तो भले ही हमारे बीच कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन हमारे बीच कम्युनिकेशन है। मेरी बात उस तक बिल्कुल क्लियर पहुँच चुकी है, वहाँ पे उसने बात सुन ली है। तो कहीं ना कहीं हम सोगा में ही अगर इसको देखें तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ना, है ना। तो वो अगर वहाँ पे, अब सोगा में तो आ जाएगा वो एक्सेप्ट करता है या नहीं, यहाँ मुस्लिम लॉ की बात है। तो कह दिया गया है कि वाइफ की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको पता चल जाना चाहिए कि ऐसा हुआ है। मैंने लास्ट भी पढ़ाया था जब इद्दत का पीरियड बताया था कि कब से शुरू होगा, तो जब से उसको पता लगेगा कि हाँ भाई उसको तलाक दे दी गई है। अगेन उसी केस पे वापस आते हैं, आर्बिटरी एक्ट ही तो है कि उनकी एब्सेंस में तलाक दी जा रही है, ग्राउंड भी नहीं चाहिए और वो रोक भी नहीं सकती हैं इस चीज़ को, है ना। तो क्या कह रहा है ये, अंडर द सुन्नी लॉ प्रेजेंस ऑफ वाइफ और एड्रेसी इट टू हर इज नॉट एसेंशियल, एसेंशियल ही नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द वैलिडिटी ऑफ तलाक बाय हस्बैंड दैट द वाइफ शुड बी प्रेजेंट, है ना। वाइफ अगर वहाँ नहीं भी है, हस्बैंड की इंटेंशन है डाइवोर्स देने की, तो डाइवोर्स हो जाता है। जिस छोटी सी शर्त ये होती है कि जिसको डाइवोर्स दिया जा रहा है उसको अल्टीमेटली पता लग जाए, ठीक है। आगे क्या है, द हस्बैंड कैन प्रोनाउंस तलाक इवन द एब्सेंस ऑफ हिज वाइफ। अभी आर्बिटरी एक्ट वाला हमारे केस का पॉइंट प्रूव कर रहा है। इट वॉज लेड इन फूलचंद वर्सेस नवाब अली चौधरी that the talaq should be deemed to have come into effect on the date of which the wife came to know of it. उसकी प्रेजेंस में देना ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि समहाउ उसको पता लग जाए कि उसको तलाक दिया गया है, ठीक है। तो द ओनली एसेंशियल इज कि उसको वो जो इफेक्ट में आएगी तलाक, वो जब आएगी जब उसको पता लग गया। यानी कुर्सी बेचने वाला जो है उसको कब वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाउंड होगा, उसको मेरे भाई ने जाकर बोल दिया कि उन्हें इतनी चेयर्स चाहिए। बताइए यहाँ तक क्लियर हैं आप या नहीं? प्रेजेंस पे भी क्वेश्चन आता है। यहाँ तक क्लियर हैं हम लोग? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक में ड्यूरिंग द डेथ इलनेस, मर्ज उल मौत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री के लिए, प्री में बहुत पूछा जाता है। मर्ज उल मौत बेसिकली उस पोजीशन को कहा गया है जहाँ पे कोई पर्सन डेथ बेड पर होता है, तो वो मर्जुल मौत माना जाता है। वो अपने डेथ बेड पर है तो कहा जाएगा मर्जुल मौत में है। तो ऐसे में प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक, देखो दो ओपिनियन होते हैं इसके। अच्छा वाला तो मेजरली नहीं यूज़ होता, यूज़ नेगेटिव वाला ही होता है, लेकिन हम दोनों पॉइंट समझेंगे। मर्जुल मौत के दौरान तलाक को किस लिए वैलिड किया गया था ना, कि मान लो कि सामने वाला डेथ बेड पर है,
और उसको दिख रहा है कि मेरी डेथ होने वाली है या पता नहीं है मेरी इलनेस कितनी लंबी चलेगी, मुझे आइडिया ही नहीं है कि मैं कितना टाइम तक डेथ बेड पर रहूँगा, तो ऐसे में वो पर्सन क्या करता था, अपना मर्जुल मौत वाला राइट एक्सरसाइज करता था और अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देता था, जस्ट बिकॉज कि वो डेथ बेड पर है और इतना टाइम उन्हें उनके साथ स्टक ना रहना पड़े। पहला पॉइंट। अब दूसरा और तलाक के लिए रेलेवेंट पॉइंट कि मान लीजिए सामने वाला पर्सन डेथ बेड पर है और वाइफ वो ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करनी है जो उन्हें करनी चाहिए, जैसे कि ध्यान रखना उनका और साथ रहना, घर में रहना उनके, या फिर जो भी होता है कि अगर डेथ बेड पर हस्बैंड है, जो भी वाइफ की एक रिलीजियस ड्यूटी होती है, एक जनरल घर में ड्यूटी होती है जो उन्हें करनी चाहिए, वाइफ अगर वो ड्यूटीज़ नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में क्या होगा ना कि हस्बैंड को लगेगा कि मैं नहीं चाहता कि आगे मेरे बाद ये मेरी प्रॉपर्टी में इनका कोई हिस्सा बने, ये मेरी लीगल हेयर हो, क्योंकि ये नहीं समझ रही हैं अभी, या कोई भी कारण हो सकता है कि अगर हस्बैंड डेथ बेड पे है और उसको किसी भी वजह से या फिर आर्बिट्रेरीली, ऑफ कोर्स ये हमें मेंशन करना पड़ेगा, अगर हस्बैंड को ऐसा लगता है ना कि मेरी डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को इनहेरिट नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या करता है, डेथ बेड पे डिवोर्स दे देता है। डेथ बेड पर वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देगा और डिवोर्स हो जाएगा, फिर क्या होगा कि वो लीगल हेयर की पोजीशन से हट जाएंगे हस्बैंड के डेथ के बाद। अब इसमें भी दो सिनेरियो हैं। मान लीजिए कि जो हस्बैंड थे वो 2 जून, मान लीजिए जो हस्बैंड थे वो 2 जून को क्या हो रहा था उन्हें, जैसे ये है सेकंड से नहीं फर्स्ट से ही लाते हैं, ये 1 जून में इन्होंने अपनी वाइफ को तलाक दिया, और यहाँ पे हम इर्रिवोकेबल तलाक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इर्रिवोकेबल होता है तलाक तो फिर दिक्कत हो जाती है, उसके लिए एग्जांपल्स नहीं सेट हो पाते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर कलर क्लियर, ये चुभ रहा है ना थोड़ा, पता नहीं क्या किया जाए। तो अब मान लीजिए 1 जून को इन्होंने तलाक दिया अपनी वाइफ को, ठीक है। अब तलाक यहाँ पे इर्रिवोकेबल की बात नहीं है, यहाँ पे 3 मंथ्स कंप्लीट होने चाहिए वो बात है ना, 3 मंथ्स कंप्लीट होने चाहिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 जून को हुआ और तलाक हुआ, इन्होंने दे दिया, तो अब तलाक कंप्लीट कब माना जाएगा, जुलाई तक भी कंप्लीट नहीं है, अगस्त में जाके 1 अगस्त वाले पीरियड में जाके तलाक कंप्लीट होगा, है ना, 3 महीने के पीरियड में, तो टेक्निकली जो तलाक कंप्लीट होगा वो 1 अगस्त को होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं दोबारा वापस कि अगर जो हस्बैंड है वो डेथ बेड पे है और उन्होंने अपनी वाइफ को तलाक दिया 1 जून को, तो वो 1 जून से लेके 1 जुलाई तक भी इनकी वाइफ ही रहेंगी क्योंकि इरिवोकेबल नहीं है, और 1 अगस्त तक भी। लेकिन हस्बैंड की डेथ हो गई यहाँ पे इस वाले पीरियड में, क्या तलाक कंप्लीट हुआ था, आंसर इज नो। हस्बैंड की डेथ यहाँ हो गई, इद्दत के पर्सपेक्टिव से पूछ लेती हूँ कि अब अगर हस्बैंड की डेथ इस पीरियड में हुई है तो तलाक तो कंप्लीट यहाँ होता ना, तो अगर यहाँ डेथ हुई है तो वो कौन सी वाली इद्दत करेंगी, तलाक वाली इद्दत करेंगी या फिर डेथ वाली इद्दत करेंगी, मतलब 3 मंथ की इद्दत होगी या 4 महीने 10 दिन वाली इद्दत होगी, 4 मंथ 10 डेज वाली इद्दत होगी, है ना। क्यों, क्योंकि जो डिवोर्स कंप्लीट होता वो 1 अगस्त को होता, डेथ हो गई 1 जुलाई को। अब जब डिवोर्स कंप्लीट ही नहीं हुआ तो ऐसे केस में वाइफ अपने इनहेरिटेंस का राइट नहीं खोती है, भले ही हस्बैंड ने डेथ बेड के ऊपर वाइफ को डिवोर्स दिया है और उसकी इंटेंशन भी ये थी कि मेरी डेथ के बाद ये मेरी कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट ना कर पाए, ठीक है, लेकिन डिवोर्स का पीरियड पूरा नहीं हुआ, डिवोर्स के 3 प्रोनाउंसमेंट जो 3 पीरियड एसेंशियल हैं वो पूरे नहीं हुए, और यहाँ पे हस्बैंड की हो गई है डेथ, तो यहाँ पे इद्दत भी डेथ वाली की जाएगी 4 महीना 10 दिन, और वो जो वाइफ हैं वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में इनहेरेंट भी कर लेंगी भले ही मर्ज उल मौत में डिवोर्स दिया गया हो, भले ही मर्ज उल मौत में, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई मैन है वो इरिवोकेबल तलाक देता है डेथ या इलनेस में, अब यहाँ पे इरिवोकेबल है तब भी
क्या है, 3 महीने पूरे होने चाहिए इद्दत के, क्योंकि इर्रिवोकेबल तलाक में भी इद्दत तो पूरी करेंगी ना, और उनकी डेथ हो जाती है बिना एक्सपायर हुए, जो इद्दत का पीरियड है, इद्दत का पीरियड पूरा ही नहीं होता है और हस्बैंड की डेथ हो जाती है, यानी इद्दत का पीरियड पूरा नहीं हुआ तो उसमें जो है उनकी वाइफ हैं वो अभी एंटाइटल्ड है वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी में अपना शेयर लेने का। कैसे लेंगे, वो एज अ वाइफ ही क्लेम करेंगी, जबकि उनको डाइवोर्स दे दिया गया था, वो डाइवोर्स की वजह से इद्दत कर रही थी, लेकिन पहले ही हस्बैंड की डेथ हो गई, डाइवोर्स पीरियड पूरा ही नहीं हो पाया, तो यहाँ पे वो पूरी तरह एंटाइटल्ड है अपना शेयर लेने के लिए एज अ वाइफ। लेकिन सोचो कि ये जो तलाक की बात हो रही है यहाँ पे, ये तलाक इनिशिएट ही वाइफ ने किया हो, हस्बैंड डेथ बेड पर हो और वाइफ ने खुला मांगा हो या लीगली तलाक मांगा हो, और वाइफ ने अगर इनिशिएट किया है और वो इद्दत में है, उनकी इद्दत में ही हस्बैंड की डेथ हो गई है, डिवोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इनिशिएट किसने की थी, उसने की थी, तो अगर वाइफ की रिक्वेस्ट पे तलाक दी गई है तो ऐसे में वो अपना राइट खो देती हैं इनहेरेंट करने का, ठीक है। इन केस द हस्बैंड हैज डाइड आफ्टर द एक्सपायरी, अब उनकी पूरी इद्दत हो गई, 3 महीने का पूरा इद्दत कर लिया, तो वहाँ पे उनके पास कोई राइट नहीं है, यानी मिस्टर ए डेथ बेड पर थे तो उन्होंने अपने मर्ज उल मौत का एक्सरसाइज किया राइट का, और उस राइट का एक्सरसाइज करके उन्होंने क्या किया कि बी को, अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया। अब या तो बी की इद्दत पूरी हो जानी चाहिए 3 महीने की, फिर तो वो इनहेरेंट नहीं कर सकती, अगर हस्बैंड की डेथ होगी इन 3 महीने के बाद तो वो नहीं करेंगी, लेकिन अगर इन 3 महीने से पहले डेथ हो जाएगी तो फिर वो अपना शेयर लेंगी। ये है मर्ज उल मौत का पूरा, इस पर शॉर्ट नोट भी आ जाता है लिखने को। बताओ क्लियर है, कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा? थैंक यू सो मच।